बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन दुर्ग कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम भाव रखूं मैं ऊपर ऐसी परिणति हो जावे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र शैक्षणिक मनोविज्ञान और बाल विकास को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका अपना स्वयं के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व श्वेता समैया, कंचन चौरसिया, ज्योति प्रजापति, पिंकी, राधिका और अभिलाषा लोधी, आप क्लास में उपस्थित तो हैं लेकिन आपका वीडियो ऑफ है। तो हम आपको कैसे फेस करें इस बात का क्वेश्चन मार्क लगता है। तो अपने वीडियो को जरूर से ऑन रखें। जी मैम कंटिन्यू। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये एक क्वेश्चन सबसे पहले, किताब पढ़ी मजा आया? जी मैम, बहुत मजा आया। बहुत अच्छी किताब थी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी किताब है। सभी लोग पढ़ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। जय जिनेन्द्र, बढ़िया। कहाँ तक पहुंच गए? कितने पेजेस हो गए आप लोगों के? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। 40 पेजेस मैम। पेजेस 50 वेरी पेजेस नाइस, मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। 30, ओके। पूर्वी जी, जय जिनेन्द्र। 45, अंकिता नामदेव, फिजा मंसूरी, वेरी गुड। 35, वेरी नाइस, बढ़िया। मुझे ये किताब पढ़े हुए काफी साल हो गए हैं, शायद 4-5 साल हो गए मुझे पढ़े हुए, लेकिन फिर आप लोगों को जब शेयर की, फिर से मैं उसका पीडीएफ खोल के बैठी थी। मैंने भी शुरू किया पढ़ना, तो बंद करने का मन नहीं कर रहा था, वो काम था इसलिए खड़ा होना पड़ा, अदरवाइज मैं फिर से पूरी पढ़ डालती। इतनी इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत टाइम के बाद पढ़ो फिर भी मजा आता है। ओके पूर्वी जी। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान एवं बाल विकास। मैं जो आज का जो शुरू का है, थोड़ा सा आपको शायद ऐसा लगे कि मैं थ्योरी बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली बेसिकली जो साइकोलॉजी है और जो ग्रोथ कंडीशंस, मतलब जो डेवलपमेंट है, उसको समझाने के लिए मुझे बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा देना पड़ेगा। उसके बाद मैं उसके बेस पे एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है वो समझाऊंगी। इसलिए आई वांट योर कोऑपरेशन। थोड़ा आपको शायद ऐसा लगे, मुझे लगा लास्ट टाइम आपको लगा कि थ्योरी ज्यादा है, लेकिन जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, आप उस एक्टिविटी का मतलब नहीं आप उसको करें तो। इसलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग, आपको शायद ऐसा लगे कि मैं बहुत सारी बातें थ्योरेटिकल बता रही हूँ, बट इट इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा बताऊंगी। आप, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आप उसको थ्योरी की तरह से ना ले, लेकिन इसका मुझे कोई और ऑप्शन ज्यादा कुछ मिला नहीं है। ठीक है, नीरज जी प्लीज शेयर करेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक्चुअली हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम बच्चों के दिमाग के साथ काम कर रहे हैं, है ना, उनके ब्रेन के साथ हमारा जो काम है उनके ब्रेन के साथ है। तो डेफिनेटली हमको समझना पड़ेगा कि उनकी सोचने की, समझने की, सीखने की शक्तियां कौन सी है, कैसे होती, कैसे काम करती है, तो ही हम
अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, जो हम करना चाह रहे हैं वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? तो ये बताता है कि पहला बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद उनकी मानसिक और शारीरिक विकास की प्रक्रिया क्या है, कौन सा बच्चा कौन सी चीज कब सीख सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट ने मतलब हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड करके रखा है कि ये इस तरह से, ये इतनी एज में ये होना चाहिए। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कब क्या चीज होती है कि बच्चा किस चीज को समझने लगेगा। तो हमारा जो करिकुलम है उसी हिसाब से, बेस है उसी हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उन्हें कैसे प्रेरित किया जा सकता है, और कक्षा में अनुशासन और पढ़ाई का माहौल कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये चार चीजें जो मनोविज्ञान सिखाता है। आज हम इसके पहले के 2 पॉइंट है उसी को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के 2 पॉइंट नेक्स्ट वेबिनार्स में हो जाएंगे कंटिन्यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। राइट साइड जो पिक्चर देख रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बच्चे कैसे सीखते हैं, याद है? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. जी, Yes, yes, ma'am. ये yes, हमारा ma'am. एक फिजिकल बेसिक तरीका था सीखने का कि बच्चे कैसे सीखते हैं। एक फिजिकली हम जो उनको देखते हैं कि उस तरीके से था। ठीक है, अभी आज उसके बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे कि सीखने के एक्चुअल थ्योरी क्या होती है। तो 3 तरीके होते हैं बच्चों के लर्निंग के। पहला होता है कॉग्निटिविज्म, मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांत। मतलब ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन दिमाग के, जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसमें इनपुट डिवाइस होती है, फिर प्रोसेसर, उसमें प्रोसेस होता है, उसमें सारी फाइलें स्टोर रहती है। जब हम जो ढूंढना हो उसको क्लिक किया तो वो खुल के आ जाता है। ये कंप्यूटर का सिस्टम है, सेम वैसे हमारे ब्रेन का सिस्टम होता है। तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिविज्म, है ना, दिमाग कैसे काम करता है। दूसरा है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। व्यवहार से बच्चों पे क्या असर पड़ता है, बच्चे कैसे व्यवहार के से सीखते हैं। एंड देन रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों के दिमाग के अंदर, कौन सी चीजें, कौन सी बातें कैसे बनती है, कैसे वो रूप लेती है। उस प्रोसेस को, इन तीनों प्रोसेस को हम दोनों वे में देखेंगे, कैसे होती है और उसके लिए क्या एक्टिविटीज होती है। इन तीनों के लिए एक्टिविटीज क्या होगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आपको यदि मेरे बताने में कोई क्वेरी लगती है तो आप टाइप करके या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कॉग्निटिविज्म, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो कॉग्निटिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी दैट फोकसेस ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। मैं आज आपको अभी बता रही हूँ कि ये डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं। मैंने दोनों तीनों चीजें ली है, मैंने सामने लिख के भी रखा है, मैंने एक पिक्चर भी लगाया है, और मैं बोल भी रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं तीनों चीजें एक साथ कर रही हूँ सो दैट आप इस कंसेप्ट को अच्छे से ग्रास्प करें। अभी ये जब मैं बोलूंगी, मैं बता रही हूँ, तो ये चीजें, ये पिक्चर, मेरी बातें, ये सब कुछ आपके दिमाग के अंदर जा रहा है, आपकी आंखों से जा रहा है, आपके कानों से जा रहा है ना। तो आप उसको रिसीव कर रहे हैं, तो ये रिसीविंग सिस्टम होता है। कोई भी चीज कैसे रिसीव की जाती है, हमने जो इसके पहले वेबिनार में जो सीखा, भी आपने ऊपर चित्र देखा था कि कैसे हम सुन के, देख के, तर्क से याद रखते। तो ये सीखने का तरीका, ठीक है, दिस इज रिसीविंग। उसके बाद ऑर्गेनाइज, हर एक इंफॉर्मेशन को हम दिमाग के अंदर एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। आपने पहला वेबिनार सीखा था, तो आपने बहुत सारी चीजें उसमें, हमने टेक्निक सीखी थी, क्लासरूम टेक्निक, तो आपने दिमाग में रखा होगा कि पढ़ाने की ये प्रक्रिया, उसमें जो बेहतर लगी होगी आपने उसको ऊपर रखा होगा। हो सकता है मेरे और आपके जो सीक्वेंस है वो बदले होंगे, आपको जो बेटर लगी होगी वो आपके दिमाग में ऊपर होगी, मैंने अपने हिसाब से रखी थी। तो मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी वो भी आपने अपने दिमाग में प्रॉपरली जमा के रखी है ना। तो ये हम ऑर्गेनाइज, हर चीज, हर बात को हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। मैथ्स पढ़ते हैं तो वो हमारे एक दिमाग में अलग तरीके से होता है, हमने ग्रामर पढ़ा है तो हमारा उसका तरीका होता है, सबका अपने दिमाग में उसको याद रखने का, समझने का तरीका अलग होता है। उसके बाद वो चीजें दिमाग में वहां पे स्टोर रखती है, जैसे हमने ऑर्गेनाइज की ना वहां पे वैसी बनी रहे। और उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तब वो बाहर निकल के आए, रिट्रीव हो, वो वापस निकल के आए। जैसे हमने कोई भी मोबाइल में हम खोलते हैं गैलरीज, फिर उसमें फाइल्स होती है ना, कैमरा खोलना है, व्हाट्सएप खोलना है, देन वी क्लिक और वो उसके सारे ओपन हो जाते हैं। तो वैसे ही रिट्रीव हमारे दिमाग में होता है, कोई एक बात आती है,
कोई एक चीज आई, एग्जाम में बैठे क्वेश्चन आया, वो जब पढ़ा था उस वक्त क्या बात थी, तो वो सारा दर 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 खुल के सामने आने लगता है। होता है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस Yes, सेम प्रोसेस बच्चों के दिमाग में होती Yes, है ma'am. ना? ये हमारे ब्रेन का तरीका होता है, ये Yes, बच्चों के ma'am. दिमाग में होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये 4 प्रोसेस क्लियर है सबको, बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है? थैंक यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे। Yes, ma'am. मैम फोर्थ वाली शायद नीरज समझाऊं तो जी बिजी हैं। कोई बात नहीं, आई विल कम ऑन नेक्स्ट। अभी मैं इसके कॉग्निटिविज्म के थोड़े से एग्जांपल देना चाहूंगी। मैम इस पूरी, जी बोलिए। एक बार फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर दो फिर से। सॉरी, फिर से बोलेंगे? फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। रिसीव्ड क्लियर है? हाँ। ऑर्गेनाइज उसको जमाना, यस मैम। स्टोर मतलब रिटेंशन, वो मेमोरी में रहे, बेसिकली मेमोराइजेशन है, याददाश्त में हाँ। रहे, जो सीखा है वो वहां पे रहे, हम उसको भूल ना जाए। एंड रिट्रीव वापस उसको बाहर लाना। ठीक है, यस एक मैम। एग्जांपल देती हूँ। आप बच्चों को 1 से 100 के हम लोग स्पेलिंग सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, जूनियर के पहले नर्सरी में उनको 1 2 3 नंबर्स सिखाते हैं, रिकॉग्नाइज करवाते हैं, ओरली बुलवा के लर्न करवा लेते हैं, है ना? इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। जूनियर केजी में आप उनको स्पेलिंग जब आ जाते हैं तो उनको स्पेलिंग लिखना सिखाते हैं, ONE1 TWO2। एक स्पेलिंग 2-3 दिन चलता है, फिर हफ्ता भर चलता है, फिर दूसरा स्पेलिंग, है ना? हम वो 1 से 20 30 जो भी ले जाते हैं। देन नेक्स्ट पे जाते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, आई डोंट नो आप क्या करते हैं, व्हाट आई यूज टू डू, 1 से 10 के स्पेलिंग हो गए बच्चों के, देन 11 12 का सिखाया, देन 13 से जब सिखाते हैं 13 का, तो उनको बोलते हैं कि इसका आधा स्पेलिंग यदि आप सीख लोगे ना तो आगे 19 तक के स्पेलिंग के आधे स्पेलिंग लर्न हो गए। मतलब ये जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये बात उनके दिमाग में डालना, कैसे उनको तरीका बताना, ये है ऑर्गेनाइज करने का तरीका। उनको बताओ TEEN टीन लर्न हो गया, तो ये आगे के दूसरे 6 स्पेलिंग में TEEN टीन पीछे आने ही वाला है, तो आपको आधा ही स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। तो बच्चों के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि हम आधा काम कर रहे हैं और हमारा पूरा काम हो रहा है, तो वो उस आधे को इजीली ले लेते हैं, उनको लगता है ये इजी है, तो वो 13 14 15 16 17 18 19 स्पीड में सीख लेंगे। उसके बाद उनको सिखाइए 20, उसके बाद सिखाइए 30, 20 के बाद 21 नहीं जाना है, 20 30 40 50 60 70 80 90 आप वहां तक पहुंचा दीजिए। ये स्पेलिंग 10 सिखा दीजिए, 90 तक लर्न हो गए। उसके बाद उनको बोलिए कि आपको 99 तक स्पेलिंग आते हैं। कैसे? 20 के आगे 1 लगाना है, 2 लगाना है, 1 से 9 के स्पेलिंग आपको आते हैं ऑलरेडी। एम आई राइट? यस मैम। जब आप इस तरीके से यस मैम। सिखाते हैं तो Yes, ma'am. बच्चों के दिमाग में एक ऑर्गेनाइज हो जाता है कि मुझे तो सिर्फ 1 से 20 के स्पेलिंग सीखे और ये 20 30 40 सीख लिया तो मुझे 99 तक के स्पेलिंग लर्न हो गए। ये बच्चा अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लेता है जब हम इस तरीके से सिखाते हैं। ये तरीका है रिसीव ऑर्गेनाइज, तो वो स्टोर हो जाता है। आप हम रोज रिपीट करेंगे, आज 21 से 30 लिखना है, 20 का स्पेलिंग किसको आता है? सबके हाथ ऊपर। 1 से 9 के स्पेलिंग किसको आते हैं? हाथ ऊपर। चलो 21 से 29 लिख डालो, फिर मैं 30 लिखवाऊंगी। तो ये इजी हो जाता है उनके लिए, ये मेमोराइजेशन इजी हो जाता है क्योंकि 1 से 10 ऑलरेडी लर्न है। ठीक है, देन आप उसको 99 के बाद आज 100 का स्पेलिंग सीखेंगे, उसको बहुत बड़ा करके बहुत वो करके बताइए कि आज 100 का स्पेलिंग। तो वो जब एक बड़े उससे जुड़ेगा कि मैंने 100 का स्पेलिंग सीख लिया, आपको 100 तक स्पेलिंग आ गया, आपने 100 स्पेलिंग सीख लिए, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और वो उस खुशी को उस मेमोरी के साथ जोड़ के उसको हमेशा के लिए रखेगा। सो दिस इज द सिस्टम, कॉग्निटिविज्म ये काम करता है। Is that clear? Cognitivism? Yes or no? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. एग्जाम्पल और हैं कॉग्निटिविज्म के। हाँ, A for एप्पल। हम सब ने ये सीखा है, यस मैम। हमारे कॉग्निशन में अच्छे से बैठा हुआ है कि A for एप्पल, A for एंट होता है, A for एरोप्लेन होता है, A for एरो होता है, A for आर्म होता है,
बहुत सारी चीजें होती है A4, लेकिन क्योंकि सबने बुक के अंदर पहला एप्पल छपा था, A फॉर एप्पल सीखा, एवरीबडी सेज A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल अकेला नहीं होता है। तो जब भी आप बच्चों को सपोज ABCD सिखा रहे हैं, आप नर्सरी वाले हैं, एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ अल्फाबेट सिखाने का। सपोज आज आपको F सिखाना है, तो F से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ले लीजिए। फैन मतलब एक्चुअल चीजें हैं तो, अदरवाइज उसके फोटोग्राफ्स हैं या पिक्चर्स हैं, व्हाटएवर। फ्लावर ले लीजिए, फ्लोर ले लीजिए, देन व्हाटएवर, मतलब F से किसी का नाम है तो उस बच्चे का फोटो ले लीजिए, फ्लावर वाज ले लीजिए, व्हाटएवर F से शुरू होने वाले जितने पिक्चर्स, जितनी चीजें जो भी हो सकता है उसको अरेंज। बच्चों को वो सारी चीजें दिखाई जो बच्चे पहचानते हैं, उसके नाम लेंगे। अब इन सब में कॉमन क्या है, ये सारे F से शुरू हो रहे हैं। सेम वैसे आप हिंदी में कर सकते हैं। क से, क से कबूतर, कबूतर, सबको कबूतर ही पता है। कौवा, क से कौवा होता है, क से कैची होती है, क से कटोरी होती है, क से कचौरी होती है, क से इमली होती है, क से कमल होता है। बहुत बहुत, कमल और कबूतर दो चीजें सबको अच्छे से याद है। एम आई राइट? तो ये क्योंकि हम लोगों ने जब सीखा था तब यही लिमिटेशन था। तो जब आप बच्चों को सिखा रहे तो इस लिमिटेशन से बाहर ले आइए। आप उनको क से बहुत सारी चीजें, कमल है, कौवा है, कबूतर है, कलम है, जितनी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है, जिसके खिलौने पॉसिबल हो सकते हैं, जिसके पिक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारी चीजें इकट्ठी कर लीजिए, उनको सब कुछ बताइए और उसके बाद बताइए कि ये क से शुरू होता है। तो जब भी दूसरी बार बच्चा यदि कोई और चीज देखेगा तो वो उस पे फिर सोचेगा कि इतनी सारी चीजें क से थी, ये है तो इसको भी लिखने के लिए मुझे क से लिखना है। जब सेकंड थर्ड ग्रेड में आके बच्चों को जब लिखने में परेशानियां होती है ना, उसको हम बोलते हैं और वो शब्द लिख नहीं पाता है, क्योंकि जब उसने सीखा था शुरुआत थी तब वो लिमिटेड से शुरू हुआ था, उस लिमिट से बाहर नहीं गया, इसलिए वो हमेशा उस लिमिट में रहता है। ब्रेन में शुरुआत से यदि ये खुला डाला होगा तो ये अच्छा होगा। ठीक है। सो इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, फोनिक्स। आप फोनिक्स सिखाते हैं, ए सेज ए, बी सेज ब, यस और नो? यस मैम, हाँ। जब आप स्पेलिंग सिखाते हैं तो क्या फोनिक्स से सिखाते हैं या स्पेलिंग से सिखाते हैं, लेटर से सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? फोनिक्स फोनिक्स से सिखाते बैट का हैं। स्पेलिंग सिखाना है तो आप कैसे सिखाएंगे? बैट का स्पेलिंग सिखाना है तो आप कैसे सिखाएंगे? फोनिक्स से मैम, कैसे, बोलिए, बोल के बताइए आप कैसे सिखाते हैं? आप BAT बैट सिखाते हैं या बैट सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं आप? BAT बैट, तो आप स्पेलिंग से सिखा रहे हैं। जी तो मैम, आप स्पेलिंग BAT, बी, वो बी नहीं है, उसका फोनिक ब है, बा, वो लेटर बी कहलाता है लेकिन वो फोनिक ब है। हम जो मतलब बच्चे इंग्लिश में स्पेलिंग में परेशानी फेस करते हैं ना, वो इसीलिए होती है, क्योंकि हम उनको जब स्पेलिंग सिखाते हैं तो हम फोनिक से नहीं सिखाते, हम स्पेलिंग से सिखा रहे हैं। लिखना कैसे है उससे सिखा रहे हैं, बोलना कैसे, हम क्या बोल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे उससे नहीं सिखा रहे हैं। हमारी हिंदी भाषा है वो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, इसलिए वहां परेशानी नहीं होती है। परेशानी वहां पे बड़ी छोटी में होती है ना, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, वहां कंफ्यूजन है। लेकिन इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ब्रॉड है, इतने सारे देशों में बोली जाती है, तो हर एक का असर उस पर है, इसलिए हर स्पेलिंग का तरीका अलग है, बहुत सारे रूल्स अलग है। तो जब आप स्पेलिंग सिखा रहे हैं तो बच्चों को फोनिक से सिखाइए। ब, बी से ब, तो ब ए ट, इसलिए ये बैट हुआ। ठीक है। म ए ट, मैट हुआ। तो वो जब इससे सीखेंगे, फोनिक से सीखेंगे, तो उनके लिए स्पेलिंग, पढ़ना, रीड करना इजी हो जाएगा। ये उनके स्टार्टिंग से जो मतलब प्रोसेस दिमाग में चलती है वो प्रोसेस सही होगी तो सही होगी। ठीक है। कॉग्निटिविज्म क्लियर सबको, किसी को डाउट? यस मैम, ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये जो कॉग्निटिविज्म है वो कैसे डेवलप होता है? आज मैंने भी मतलब ऑर्गेनाइज करके लिया है, आपके ब्रेन में एक एक चीज ऑर्गेनाइज रहे उसके हिसाब से। ठीक है। कॉग्निटिविज्म मतलब उसके 4 स्टेजेस होती है।
सबसे पहली होती है सेंसोरियल स्टेज, मतलब संवेदी ग्रहणशील चरण। 0 से 2 इयर्स तक जो बच्चा होता है वो जितनी भी बातें उसका दिमाग सीखता है ना, वो सिर्फ सेंसेस से रिलेटेड होती है। कुछ दिखेगा, कुछ छुएगा, उसको भूख लगती है, उसको मतलब खाने के बाद उसको फ्री होना होता है, तो उसकी लाइफ सिर्फ इसी के आसपास होती है, इससे ज्यादा वो नहीं सीखता है। जो साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा है, उसको क्या चाहिए, कोई भी चीज आई उठा के मुंह में, बिकॉज दे नो ओनली दिस थिंग ओनली, कि उनको सिर्फ खाना ही, उनके दिमाग में और कोई बात नहीं है और कोई चीज नहीं है, उनको सिर्फ खाना समझता है। बॉडी की फिजिकल नीड सिर्फ उनको पता होती है ना। तो वो सिर्फ उसके लिए खाना नहीं मिला तो रोना है, खाना मिल गया तो आराम है, पेट में दर्द हो रहा है तो बच्चा बहुत रोएगा, उसको कोई तकलीफ हो रही है, कुछ चुभ रहा है, मतलब जो सेंसेशन आते हैं, उसको कुछ तकलीफ हो रही है तो वो रोए। सो ये सारा सेंसोरियल स्टेज 0 से 2 इयर्स। 2 to 7 ईयर का स्टेज जो है वो प्री ऑपरेशनल, मतलब पूर्व संक्रियात्मक, जब बच्चा क्रियाएं करने लगता है उसके पहले की पूर्व क्रियात्मक। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चा बोलना सीखता है ना, 2 for talk। 2 साल के बाद बच्चा बोलना शुरू करता है, बच्चा सुनता है और फिर उन चीजों को रिपीट करता है। किसी चीज को हमने कोई नाम दिया, हम उसको 50 बार बताते हैं, ये गाय है, ये कौवा है, घर में सब लोग बताते हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, हम उसको सिखाते हैं, उनको मम्मी बोलो, उनको पापा बोलो, ये भैया है, ये दीदी है। तो वो सुन सुन के उस चीजों को सीखता है, तो वो वहां से उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद वो अपनी इमेजिनेशन का यूज करना शुरू करता है 2 साल के बाद, ठीक है। लेकिन उसकी इमेजिनेशन में कोई तर्क नहीं होते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता है। कोई भी चीज उसने कुछ देखी, उसको जिस तरह से उसके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया वो उसी तरह से रहेगी, उसके बाहर और कुछ नहीं होता है। वो क्यों है, कैसा है, उसके पीछे उसका कोई रीजन नहीं होता है दिमाग में। उसका नजरिया सिर्फ अपने आप तक, मुझे ये चाहिए और मुझे मिलना चाहिए। अप टू 7 इयर्स बच्चे का ये माइंडसेट होता है, उसको कुछ पसंद आया वो उसका है, उसको चाहिए। किसी का और का है, मुझे नहीं लेना चाहिए, ये समझ वमझ उसमें कुछ नहीं होता है ना। ये उसकी मेंटल ग्रोथ होती, वो उतना ही सोच सकता है। हर चीज को वो किसी न किसी सिंबल के साथ हमेशा कनेक्ट करके सोचता है। जैसे झाड़ू है, उसको लगता है ये घोड़ा है ना। बच्चे किसी भी चीज को कुछ भी चीज समझ के खेलते हैं। आपने बच्चों के खेल यदि ऑब्जर्व किए हो तो वो किसी भी चीज को कुछ अपने दिमाग में बिठा लेते, ये उसके जैसा है तो ये वो चीज है, उसको वही समझ के उनका बिहेवियर होता है, उसको उसी तरह से वो ट्रीट करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है अप टू 7 इयर्स। मतलब आपकी क्लास में जो बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है तब तक उसकी मेंटल कंडीशन यही होती है। हम सोचते हैं जूनियर में, सीनियर में तुमको इतना समझ नहीं आता है, तुमको ये कब से बताया है, आप ये नहीं समझते, लेकिन सच में उसमें समझ नहीं है, उसका दिमाग इसी तरीके से काम करता है। देन 7 to 11 इयर्स वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठोस चीजें उसको समझ में आने लगती है। एक्चुअली जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, उसके अंदर कोई चीज उनके दिमाग में यदि बैठ जाती है तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि दूसरे लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो अपनी गुड़िया से बातें करते हैं, अपनी चीजों से बातें करते हैं, देखा, डिड यू ऑब्जर्व। उनको ये बात नहीं समझ में आती कि आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि वो गुड़िया उसकी फ्रेंड है। उनको ये बात नहीं समझ में आती, वो आपको बेवकूफ समझते हैं। ये कैसे बेवकूफ है, ये मेरी फ्रेंड है और इनको पता ही नहीं, और ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड के साथ खेलने से मना कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो बातें करते हैं, उनको जो चीज नहीं है वो भी दिखाई देती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो उनके इमेजिनेशन में आता है, उनको सही लगता है, वो उसको, उनको ये समझ नहीं आता है कि आप क्यों नहीं समझ रहे उनकी बात। यदि उन्होंने किसी चीज को बोल दिया कि ये पत्थर है और ये मेरा दोस्त है, तो वो पत्थर उनका दोस्त है, वो पत्थर उसके साथ बातें करता है, वो जो इमेजिन करते हैं वो सब उनको होता है और वो उनको सही लगता है। सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्यों नहीं समझते, उनको लगता है ये कैसे बेवकूफ है, बड़े लोग कुछ हमारी बात ही नहीं समझते हैं, ठीक है। ये कंडीशन प्री ऑपरेशनल होती है, अप टू 7 इयर्स बच्चों का माइंड ऐसा होता है। उनकी जो इनर स्पीच होती है, आप और मैं, हम सब जब लोग भी किसी से बात कर रहे हैं, अभी आप सब बैठ के सुन रहे, लेकिन इसको सुनते हुए साथ में मैं यदि कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका पूरा सेंटेंस आपके दिमाग में आंसर बनता है। आप मुझे भले यस में या नो में आंसर दे रहे हैं, आप एक वर्ड में लिख रहे, बट कंप्लीट सेंटेंस कम टू योर माइंड। आपका इंटरनल टॉक चलता है, कंटिन्यूअसली चलता है, हम कभी भी कुछ भी करें,
यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। इस स्टेज में बच्चों का इंटरनल टॉक और एक्सटर्नल टॉक सेम होता है। उनके दिमाग में जो है वो बोल के सोचते हैं, वो बिना बोले सोच नहीं सकते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि क्या बड़बड़ लगा रखी है, क्यों ऐसा बोलते हो, क्या बोल दिया उनके सामने, ऐसा बोलते हैं, आपको समझ नहीं है। उनका दिमाग इस डिफरेंस को समझता ही नहीं है कि वो जोर से बोल के सोच रहे हैं या वो सिर्फ सोच रहे हैं। वो मन में सोचने का काम उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनका ब्रेन इसके लिए है ही नहीं। उनका ब्रेन जो सोचता है वो मुंह से बोल के ही सोचता है ना। यदि वो इस एज से छोटा बच्चा है और यदि मन में सोच के और कुछ कुछ मतलब नहीं बोल रहा है, तो आप समझो वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हो गया है। आजकल के बच्चे एक्चुअली मैच्योर हो गए, 5 साल के बाद ये चेंजेस दिखने लगते हैं हमको, है ना। केजी नर्सरी के बच्चे हैं, वो आप जब बच्चा शुरू में आता है वो हर चीज बोल देता है ना। बच्चों के सामने कई बार वो इसलिए बोलते हैं कि कुछ बात नहीं करना, वो कब किसको बोल देंगे, क्योंकि उनके इंटरनल टॉक जैसा कुछ है ही नहीं। वो जो भी बोलते हैं वो तो इंटरनल और एक्सटर्नल टॉक दोनों सेम होती है उन लोगों की इस एज में। नेक्स्ट एज जो थोक संज्ञात्मक चरण है, यहाँ पे बच्चे लॉजिक यूज करते हैं। लेकिन लॉजिक कहाँ तक यूज करते हैं? जितनी कॉन्क्रीट चीजें हैं जो सामने उनको दिखाई देती है वो ही एग्जिस्ट करती है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई चीज उनके सामने से हट गई मतलब अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये चीज उनके दिमाग में होती है। तो कोई चीज सिर्फ बोल के समझाई जाए तो उनके दिमाग में नहीं उतरती कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब तक वो उसको देखे ना या फील ना करे या कुछ महसूस ना करे तब तक वो उस चीज को मानते नहीं है। तो ये ठोस चीजें, कॉन्क्रीट चीजों की तरफ उनका रहता है। ठीक है, यहाँ पे वो लोग ये समझ सकते हैं कि कोई ये चीज समझ का रिएक्शन होगा, सकते हैं कोई कारण और उसका प्रभाव, कि हम ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। फिजिकल इन चीजों को इस एज पे समझना सीखते हैं, 7 to 11 years में, है ना। रीजन बिहाइंड एवरीथिंग उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन वो ठोस चीजों के लिए होगा, जो सॉलिड चीज है उसके लिए होगा। इमोशनल चीज है या दूसरी चीजों के लिए नहीं होगा। लेकिन जब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से ऊपर आता है तब वो उन बातों को समझ सकते हैं जिसको देखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन मतलब कभी सुना नहीं, लेकिन जिसको सुन के समझना, सिर्फ महसूस करना होता है। ये वो स्टेज होती है जो 11 years के बाद आती है। अभी आप लोग थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो कोर्स है, आप पूरा कोर्स को यदि आप देखें 1 से 10 तक का, तो ये इसी हिसाब से सारा आगे हम अप टू 4th 5th स्टैंडर्ड, बच्चा 10-11 साल का होता है तब तक हमारे सब्जेक्ट लिमिटेड है, उसके टॉपिक्स लिमिटेड हैं और हम वही इंफॉर्मेशन। लेकिन आफ्टर 6th स्टैंडर्ड हम उनको बहुत सारी चीजें बताने लगते हैं जो फिजिकल नहीं होती है, जो सिर्फ मेंटल होती है। बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी बातें हम उनको 6 के बाद सिखाते हैं। साइंस के सारे कंसेप्ट उनको 6 के बाद सिखाए जाते हैं, राइट। मैम। Yes, ma'am. दिस इज बेस्ड ऑन दिस डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यस डेवलपमेंट मैम। पर होता है। आई Yes, होप ma'am. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस क्लियर, बच्चों की एबिलिटी क्लियर सीखने की। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ओके, नो मैम। नो मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद या व्यवहारिक अधिगम। मतलब बच्चा जहां पे है उसके आसपास जो वातावरण है उसके साथ वो बच्चा कैसे डील करता है और कैसे उससे सीखता है। इसकी 3 स्टेजेस होती है, 3 चीजें हैं इसकी। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग। मतलब क्या? इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जैसे कुछ एक मतलब डॉग के ऊपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था। डॉग को खाना देते ना, उसके बाद एक घंटी बजाते थे। उसके सामने खाना रखा और घंटी बजाई, ठीक है, उसने खाना खा लिया। नेक्स्ट डे फिर खाना दिया, घंटी बजाई। ऐसा बहुत दिन तक चला। उसके बाद एक दिन घंटी बजाई, जैसे ही घंटी बजी उसके मुंह से लार आना शुरू हो गई, क्योंकि उसने उस घंटी बजने को खाने के साथ अपने दिमाग में अटैच कर लिया था। ये चीज हम बच्चों के साथ भी देखते हैं। रिसेस की बेल हुई नहीं कि उनको तुरंत खड़े होना होता है। आप कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो, कितना भी इंटरेस्ट है, लेकिन सब छोड़ देते हैं वो, फिर आप 9th 10th कोई सी भी क्लास हो। यस और नो?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. कई लोग होते हैं 4 बज गए अब तो चाय पीनी पड़ेगी, ma'am. है ना? घड़ी देखी 4 बजे और उनको चाय की तलब लग जाती। जब तक उनको पता ना चले और 4:30 बज गए हैं तो पता नहीं चलेगा, तो उनको चाय की तलब नहीं लगेगी। लेकिन यदि 4:02 पे घड़ी देख ली तो चाय की तलब लग गई। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये सबके साथ होता है। कुछ चीजों के साथ कुछ चीजें अपने आप जुड़ जाती है, कोई एक चीज उसके साथ दूसरी चीज। अभी इसको हम मतलब ये सारी कंडीशनिंग आप समझेंगे तब आप इसको क्लास में यूज कर सकते हैं। मैं खाली शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्फुट अनुकूलन। इसमें क्या करते हैं हम लोग? पुरस्कार या दंड। हम बच्चों को बोलते हैं अच्छा लिखोगे तो स्टार मिलेगा, गंदा लिखा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, 2 बार लिखना पड़ेगा। बच्चा यहाँ पे लर्निंग सीखता है, बच्चा यहाँ पे लर्निंग सीखता है कि यदि मैंने ये किया तो ऐसा होगा, ये नहीं किया तो ऐसा होगा। दोनों चीजें उसको समझ में आने लगती है। हम ये चीज स्कूल से करते हैं, कई बार घर में भी मम्मी ये चीज यूज करती। छोटे बच्चे को 1.5 साल 2 साल के बच्चे को कुछ भी बोल लो उसको समझ नहीं आएगा। 3 3.5 4 साल घर में मम्मी बोलती ये किया तो पापा को बोल दूंगी, दादा को बोल दूंगी, बच्चा जिससे डरता है उसका नाम ले। हम भी स्कूल में ये नहीं किया तो प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, करते हैं ये हम लोग उनको कंडीशंस देते हैं। यहाँ बच्चा उसमें चूज करना सीखता है। ये वो स्टेज है जहां पे बच्चा या तो ये करेंगे तो कुछ मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो कुछ मतलब ये आउटसाइड मोटिवेशन उसको मिलता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट इज आलोचनात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चा देखकर सीखता है, कोई भी चीज उसने ऑब्जर्व की, उस ऑब्जर्वेशन वो दिमाग में रहता है और उसको वो अपने दिमाग में बिठा लेता है। फिर वो ऑब्जर्वेशन जब रिपीट होता है तो वो चीजें उसके दिमाग में कॉन्क्रीट हो जाती है, वो हमेशा के लिए बन जाता है। तो जो चीजें बच्चा ऑब्जर्व करता है, हम बोले या ना बोले, जो उसने देखा है वो उसको फॉलो करेगा। है ना? आपने देखा होगा छोटे बच्चे नकल करते हैं, है ना? ये टीचर, हमारी टीचर ऐसे पढ़ती, घर जाके ऐसे लड़कियां दुपट्टा लेके हाथ में स्केल लेके एग्जैक्ट डायलॉग बोलेगी जो आप लोग बोलते हैं। पेरेंट्स बताते होंगे आपको, यस और नो? सो आपके लिए अलार्म है कि आप बच्चों के सामने क्या बोल रहे हैं और क्या बिहेव कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, आपके वर्ड्स को बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, आपके एटीट्यूड को, आप किससे किस तरीके से बोल रहे हैं उस सबको बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम सिर्फ करके बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है। आपसे कुछ होता है, मैं जैसे कई बार ऐसा होता है हम लोग लिखते लिखते कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया, कई बार मैं जानबूझ के कोई स्पेलिंग गलत लिखती हूँ। देन अटेंशन बच्चों, कितने बच्चे हिम्मत करते हैं कि मैडम आपका स्पेलिंग गलत है वो बोलने की? यू मस्ट चेक इट। आपको ये कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को एक बार सिखा दिया, कर लिया, यदि बुक में कुछ लिखा है यू आर कॉपिंग, जस्ट वेट, 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट इंतजार करिए कि कौन बोलता है। आपको भी बच्चों का लेवल पता चलेगा, कितने बच्चे समझ गए उनका फेस देख के आपको पता चलेगा, कितने बच्चे बोलने की हिम्मत कर रहे हैं आपको भी ये पता चलेगा कि वो अपने आप पे उनका कितना कॉन्फिडेंस है, वो कितना सही अपने को समझते हैं कि वो बोलने की हिम्मत, और कैसे बोलते हैं ये भी आपके ऑब्जर्वेशन में आएगा। ठीक है। तो ये आलोचनात्मक अधिगम, ये है बिहेवियरिज्म। क्लियर? प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये कैसे शुरू होता है, इसके जो स्टेजेस और इसकी जो स्किल्स है। नोटिसिंग इमोशन, अपने इमोशन को नोट करना बच्चा 0 से 1 साल में सीखता है। उसको अपने इमोशन, उसको दर्द हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तो वो हंसेगा, उसको दर्द हो रहा है तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, अपनी बात बताएगा, है ना, कि मुझे तकलीफ है। ये 0 से 1 ईयर के लिए। 1 से 3 ईयर में वो इमोशन को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। आपको समझाएंगे, छोटे बच्चे थे वो आपको बताएंगे कि इस चीज से वो खुश है, इस चीज से नहीं है, बहुत सारी बातें करके, बहुत सारी चीजें करके, मतलब जो उनके लिए मैक्सिमम पॉसिबल है वो करके बताएंगे। देन 3 to 5 ईयर्स में अपने इमोशन को मैनेज करना सीखते हैं। स्कूल में आके वो सीखता है कि उसको अच्छा नहीं भी लग रहा है पर मैम ने बोला इसलिए बैठना है उसको, है ना। और वॉशरूम जाना है तो पहले मैम से पूछो, मैम ने बोला है पूछना तो पूछ के उसके बाद निकलना, तो उतनी देर अपने आपको कंट्रोल करना। ये चीजें बच्चे 3 to 5 ईयर्स में सीखते हैं।
कुछ होते हैं जो इसके बाद की एज में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते हैं। हम इवन बड़े लोगों में भी देखते हैं, कभी कभी दे लूज देयर इमोशंस। ठीक है, अभी इसकी स्किल क्या होती है, ये बिहेवियरिज्म जो है इसकी स्किल सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जानना, सोशल अवेयरनेस कि हम जहाँ हैं हमारे आसपास के लोग क्या सोचेंगे, ये अवेयरनेस उसके बाद आती है। देन इमोशनल रेगुलेशन, कुछ नहीं भी अच्छा लगा क्योंकि सब बैठे हैं मुझे चुप रहना है, हम घर में सिखाते हैं मेहमान आए जो मिला है वो खा लो, अभी जिद मत करो कल आपको देंगे। होता है घर में, मम्मी सिखाती है। क्लास के अंदर हम बैठे हैं, प्रिंसिपल सर राउंड पे, अभी चुपचाप बैठो, हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ये बच्चों को सिखाते हैं अपने इमोशन को रेगुलेट करना, स्कूल में भी घर पे भी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेज आती है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। बच्चे ने कुछ किया है तो वो डिसीजन लेना। आपने तोतो चान में पढ़ा, वहां पे बच्चों से पूछा जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले, बोर्ड पे लिखा है कि आज इंग्लिश, आज मैथ्स पढ़ना है और आज ड्राइंग है, और फिर ऑप्शन बच्चों को दिया जाता है कि पहले क्या सीखना है। मतलब हमने उनको बांध दिया कि आज इतनी चीजें सीखना है, ये तय है, अभी इसमें से क्या करना है वो डिसीजन आप लो। है, हमको भी क्लास में ये चीजें करनी चाहिए। तो बच्चा क्या है, डिसीजन लेना और अपने डिसीजन पे खुद रिस्पॉन्सिबल होना कि भाई मैंने ये चूज किया था कि मैं पहले ड्राइंग कर लूं, इससे मुझे बाद में पढ़ना पड़ेगा, या मैंने पहले पढ़ना कि काम खत्म हो जाए और उसके बाद में ड्राइंग, ये बच्चों की चॉइस। तो यहाँ पे हम उनको डिसीजन मेकिंग सिखा सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। जब आप कोई भी काम करते हैं, यदि आप थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं तो आप इस तरह से करिए, चलो आज पहले ओरल करेंगे कि पहले लिख लेंगे, बच्चों से पूछिए, लेट देम डिसाइड। तो वो डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे बनता है उनको, और अपने डिसीजन पे खुद, आपने बोला था पहले इसलिए मैंने ये किया, आप बोलते तो मैं ये करती, तो बच्चा समझेगा, सीखेगा कि हाँ मेरा डिसीजन है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मुझे जो भी आप एक्सेप्ट करना है। देन रिलेशन बिल्डिंग, कोई डिसीजन लिया वो सही गलत है, सामने वाला मुझे बोल रहा है, उसने ऑप्शन दिया, तो वो टीचर और बच्चे के बीच में रिलेशन बॉन्डिंग बढ़ता है। वही चीज बच्चा अपने घर में अपने दोस्तों के साथ सबके साथ करेगा। ठीक है, सो दीज आर द स्किल्स ऑफ बिहेवियरिज्म, ये बिहेवियर कैसे करना बच्चा सीखता है। क्लियर, कोई डाउट? सॉरी थोड़ा सा थ्योरी जा रहा है लेकिन जरूरी है, इसलिए आई होप यू आर नॉट फीलिंग बोर। आर यू ओके? प्लीज थम्स अप, मैं सबको देख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ लास्ट प्लीज नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। थैंक यू। लास्ट थर्ड वन इज रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। यहाँ पे चीजें दिमाग के अंदर कंस्ट्रक्ट हो जाती है, बन जाती है। अभी इसके मतलब बच्चे सिर्फ आपने बोला और उन्होंने सुन लिया ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको बोल रही हूँ आप सुन रहे ऐसा नहीं है। जब मैं किसी चीज के बारे में बता रही हूँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आई। अभी आपकी क्लास में जो एक्चुअल सिचुएशन थी, जब मैंने कुछ कुछ चीजें बोली, आप सबने अपनी क्लास के अंदर जाके सोचा अभी, यस और नो? यस मैम। जब मैं आपको अभी बता रही थी, आप सब लोग यस अपनी मैम। क्लास में पहुंच गए थे मेंटली? आई नो यस मैम। एवरीबॉडी हैज, क्योंकि हम सोचते ही उसी तरीके से है ना। तो बच्चा भी यही करता है, उसके दिमाग में जो चीजें हैं, जब हम कोई चीज बताते हैं तो दो टाइप से होता है। एक तो आत्मसातीकरण, हमने जो बताया उसको ले लिया, या कोई नई चीज आई तो जो पहले से उसके पास है उससे रिलेट कर लिया। एक एग्जांपल देती हूँ, उसको ये पता है कि दोस्त है और दोस्त लोग सब अच्छे होते हैं, एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं, दोस्त लोग सब अच्छे होते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति से, नए व्यक्ति से मिला, उसने अच्छे से व्यवहार किया, तो ये दोस्त है क्योंकि इसने अच्छा व्यवहार किया। मतलब एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ मेल खाती है तो उन दोनों को मिला लेते हैं। किसी का अच्छा होना, उसको दोस्त बनना है, उसके लिए वो दोनों चीजें बराबर है, और दोस्त है वो लोग अच्छे हैं, ये चीज कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन उसमें समायोजन, उसमें कैसे चेंजेस, उसको कैसे एडजस्टमेंट आते हैं। दोस्त है, दोस्त के साथ झगड़ा हुआ, कुछ बुरा भला बोल लिया, झगड़ लिए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दोनों को सॉरी बोल दिया दोनों ने एक दूसरे को, और वापस इकट्ठे हो गए। यहाँ पे वो अपने दिमाग में जो अभी तक इमेज लेके चल रहा था कि दोस्त हमेशा अच्छे होते हैं, बात मानते हैं, बात सुनते हैं, वहां पे एक नई चीज ऐड हो जाती है कि दोस्त ऐसा भी कर सकते हैं।
चेंजेस आते हैं, उनके मत अलग होते हैं, वो झगड़ते भी है, लेकिन फिर बाद में हम वापस एडजस्ट हो जाते हैं। अगली बार जब ऐसा कोई मौका आएगा तो तू तो ये सोचता है ना, तू वो कर ले, मैं ये देख लूंगा, बाकी सब अपना ठीक है। तब वो उस चीज को कैसे एडजस्ट करना, उन इमोशंस को एडजस्ट करना, अपने दिमाग में उनको बैठाना, ये चेंजेस आता है। तो ये कंस्ट्रक्ट होता है, उसके दिमाग में एक नई चीज बनती है कि ये दोस्त है, झगड़ा भी हो सकता है। एक बार झगड़ा हो गया, दोबारा भी होने की संभावना है, दूसरी बार उसको वो इजीली लेगा, एक बार में आ गया। सेम वैसे ही सारी इंफॉर्मेशन जितनी हम चीजें पढ़ाते हैं, बच्चा उसको भी इस तरीके से करता है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में बनती रहती है। ठीक है, सो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी इसके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म में मैं थोड़ा सा फिजिकल डेवलपमेंट आपको सिखाना चाह रही हूँ। ये मैंने जो एग्जांपल दिया वो मेंटल था, बट फिजिकल भी इसके साथ होता है। फिजिकल जो स्टेजेस होती है इन्फेंसी जिसको बोलते हैं, वो 0 to 2 years इन्फेंट बच्चा चलने के लिए, खाने के लिए, बोलना उसको नहीं आता है, सारी चीजों के लिए मोस्टली डिपेंडेंट होता है। देन नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड, 2 to 6 years। आपके साथ जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे अर्ली चाइल्डहुड के हैं। ठीक है, उस अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चों की मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे लैंग्वेज उनका बोलना शुरू होता है, बहुत सारी चीजें उसको सीख के ग्रोथ के ऊपर आते हैं। मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 years की एज होती है, बच्चों का फिजिकल वो ज्यादा हो जाता है, उनकी समझ बढ़ जाती है, कॉग्निटिव बढ़ जाता है, तर्क करना सीख लेते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस करना, बातचीत करना। उसके बाद एडोलेंस 12 to 18 years, थोड़ा बेटर पर्सन है ना, बेटर जिसको आप एक मतलब एक व्यक्ति की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, एज अ पर्सन उसको ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति बन जाता है। देन 18 से ऊपर यंग एडल्टहुड, एडल्टहुड में आ गए, लेकिन यंग पीपल है वो, जोश नया होता है, बहुत सारी ताकत, बहुत सारे विचार। इसकी स्किल्स क्या होती है? ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। लास्ट टाइम मैंने बताया था, कोई मुझे बताएगा ये दोनों स्किल क्या है? मैम मैम ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब शारीरिक गतिविधियां, और जी फाइन मोटर स्किल्स मतलब उंगलियों के द्वारा करवाने वाली गतिविधियां। जी बिल्कुल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जिसमें आप लिम्स का यूज करते हैं, अपने हाथ पैर और धड़ का यूज करता है बच्चा, चलना कूदना दौड़ना, कहीं पे चढ़ना उतरना, झूले पे और फिसल पट्टी पे, और ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर जिसमें आंखें, दिमाग और उंगलियां एक साथ काम करती है ना। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजों को उठा के रखना, बहुत सारे उनके गेम्स होते हैं ना, पजल्स वगैरह होते हैं, इसको शेप लाइन से जमाना, एक के अंदर एक डालना, जिक्सॉ पजल, वो सारी फाइन मोटर स्किल होती है। ये मोटर स्किल आगे लिखने पढ़ने इसके लिए काम आती है। एंड स्पीच एंड लैंग्वेज, बोलना और किसी भाषा को समझना, है ना। लिटरेट पर्सन किसको बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेफिनेशन, एक पर्सन जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, किसी एक भाषा को बोलना, समझना और लिखना जानता है, वो लिटरेट पर्सन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेफिनेशन। तो आपकी क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जितने बच्चे हो, दे ऑल आर लिटरेट। अग्री? आप लोग लिटरेट पर्सन के साथ काम करते हैं, दे ऑल आर लिटरेट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेफिनेशन, क्योंकि 6 साल से ऊपर उम्र है, एक लैंग्वेज तो उनको आती है, बोलना समझना और लिखना भी सीख लिया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेंटेंस लिखना भी आ जाता है, काम चलाओ लिख लेते हैं, है ना। तो ये दे आर लिटरेट पर्सन। तो ये स्पीच लैंग्वेज स्किल इसके साथ एज के साथ शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां तक मेरी थ्योरी थी, इट इज फिनिश नाउ। इन सारी स्किल्स को, इन सारी ग्रोथ को क्लास के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना, कैसे इन स्किल्स को बच्चों की बढ़ाना, मैं उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स लेके आई हूँ। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब लर्निंग, अटेंशन ध्यान कैसे देना, मेमोरी याददाश्त कैसे बढ़ाना, भाषा, देन सोचना, रीजनिंग कारण बताना, ये ऐसा है तो ये ऐसा, पैटर्न सिखाते हैं हम, ये ऊपर है फिर नीचे, तो अब ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, देन क्रिएटिविटी, कोई चीज नई क्रिएट करना, ये सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। अभी ये डेवलपमेंट सिखाना है बच्चों को, तो क्या करेंगे? फर्स्ट इज मेमोरी गेम। आप खिलाते हैं मेमोरी गेम? डू यू प्ले मेमोरी गेम इन द क्लास? Yes, ma'am. कैसे खेलते हैं?
कैसे करते हैं आप? यस मैम। जैसे जैसे हमारे क्लास में काउंट वगैरह काउंट वगैरह या फिर बेसिक पढ़ाई जो हम दिन पहले पढ़ाई अगले एक्टिविटी की तरह से याद होना। सॉरी, मैं आपको क्लियरली समझ नहीं पाई, मुझे थोड़ी आवाज क्रैक होके आ रही थी। मैम मैं बोलूं, जी बोलिए। जैसे कोई मेमोरी गेम करवा रहे हैं तो उसमें अपन ने बच्चों को जैसे 10 कलर्स दे दिए, तो अपन ने 10 कलर्स को लाइन से लगा दिया और बच्चों को एक बार 1 मिनट का टाइम दे दिया कि आप देख लो कि लाइन से कितने कलर्स लगे हुए हैं। फिर ठीक उसके है, बाद पूछना और सेट करना लाइन में कि कौन सा कलर पहले था। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। थैंक यू मैम। ओके, और कोई? बहुत सारे तरीके होते हैं मेमोरी गेम के, कुछ एक तरीके मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे शीट्स की लंबी लंबी स्ट्रिप काट के उसको आप स्टेपल करके गोल चूड़ी जैसे बना लीजिए, अलग अलग कलर के स्ट्रिप। देन उसके सामने आप हाथ पे 4 या 5 डिफरेंट कलर, जैसे उन्होंने कलर क्रेयॉन बताया, आप पिंक ऐसे रख के देन यू हाइड इट। फिर बच्चे को उसके सामने जो रखे उसको रखना है, या कलरफुल बोतल्स या कुछ भी कोई खिलौने हैं उसको अरेंज करिए, देन उसको ढक दीजिए, देन दे विल। इधर आप बच्चों को कुछ चीजें, एक ट्रे रखी, उसके अंदर कुछ 5-6 चीजें हैं, उसको रखिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, उन चीजों में कोई कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। जैसे लेवल बढ़ते हैं ना बच्चों के एज के लेवल, वैसे आपके मेमोरी गेम के लेवल आप बढ़ा सकते हैं। उसमें फिर कुछ एक 2-3 स्टेशनरी आइटम ले ली, 2-3 खाने की चीजें ले ली, ठीक है? तो बच्चा कनेक्ट करना सीखेगा कि ये 3 खाने की चीजें थी, 3 स्टेशनरी थी, 3 दवाइयां थी। उसको वो कनेक्ट करना सीखेगा किस तरह से करना, तो वो याद रखना। तो मेमोराइजेशन तो बच्चा अपने आप में सीखता है कि ये वो चीज थी, 10-12 चीजें ऐसे याद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 3 वो करके उसकी 9-10 चीजें याद हो जाएगी। तो आप उसका लेवल बढ़ाइए तो अपने आप उसको सोचना सीखेगा। उसके अलावा एक और जो गेम है, मैं अभी इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं। आप किसी एक शीट पर स्क्वायर्स बनाइए, 4x4 का एक स्क्वायर बना लिया, उसके अंदर अलग अलग चीजें ड्रॉ कर दी, उसको दूर रखिए, बोर्ड के ऊपर 2 सेम वैसे स्क्वायर बना दिए, 2 बच्चे एक साथ करेंगे, दे हैव टू सी, वहां पे जाके ड्रॉ करना है, कितना याद रहता है, कौन कितनी जल्दी, जो ज्यादा चीजें देखेगा वो ज्यादा याद रखेगा। ये जो मेमोराइजेशन की टेक्निक होती है ना, ये आगे बच्चों को स्पीडी हैंड राइटिंग में हेल्प करती है। कैसे? जो बच्चे छोटे होते हैं तो एक एक लेटर ऊपर से देखेंगे, ब, ब, ए, ट, लेकिन वही चीज जब बच्चा पूरा BAT बैट पूरा साथ में देखेगा तो पूरा साथ में लिखेगा, तो उस लिखने की स्पीड बढ़ेगी। तो ये मेमोरी गेम से उनकी लिखने की स्पीड बढ़ती है, ठीक है? देन मैचिंग गेम्स, मैचिंग के लिए गेम्स हो सकते हैं बहुत सारे। नीरज जी 2 मिनट नेक्स्ट स्लाइड करिए, मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूं, देन विल कम बैक ऑन दिस स्लाइड। देखिए, जो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं वो मेमोरी गेम का है ना? एक शीट यहाँ पे रखी है, उसके ऊपर कुछ ड्रॉ किए हुए हैं सिंबल्स। 2 बच्चे वहां जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, वापस आएंगे, देखेंगे, वापस जाएंगे, ड्रॉ करेंगे। इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, मेंटल एक्टिविटी भी होती है। उनको मेमोराइज करना है और उसको फिर ड्रॉ करना है। कौन सा बच्चा, यदि एक बच्चा है वो जो ऊपर की लाइन के 3 चित्र याद रख सकता है, तो तीनों जाके एक साथ ड्रॉ करके आ सकता है, तो जाने आने का टाइम कम हो जाएगा। इससे क्या होता है, बच्चे मेमोरी स्पान उनका बढ़ जाता है। ओके, वेरी गुड, करवाया है तो बड़ी अच्छी बात है। आप इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप मैथ सिखा रहे हैं तो आप उसके अंदर फ्रैक्शंस लिखिए, या आप यदि ज्योमेट्री सिखा रहे हैं तो आप डिफरेंट उसके हिसाब से शेप से एंगल्स बनाइए, है ना? आपने एक में राइट एंगल बनाया, एक में ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, इस तरह से, या उससे रिलेटेड कोई शेप्स बनाइए। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। आप यदि उनको हिंदी लैंग्वेज सिखा रहे हैं या आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो आप उसके अंदर जैसे BL CL जो वर्ड होते कंपाउंड वर्ड्स, मतलब उससे, तो इस तरह के वर्ड्स लिख के तो वो बच्चा याद रखेगा कि BL वाले 2 स्पेलिंग थे, CL वाले 2 स्पेलिंग थे, तो वो उसको जाके उसको वहां पे लिखना, बच्चा उसको कनेक्ट करना सीखेगा। यू कैन मेक इट चेंजेस, इस गेम में बहुत सारे चेंजेस करके आप उसको मॉडिफाई अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? जो नेक्स्ट 2 पिक्चर है वो उसके हैं जो मैचिंग करना। जनरली हम लोग मैचिंग क्या कर रहे थे, बुक के अंदर होता है 2 कॉलम होते हैं, इधर से उधर खींच दिया, मैच हो गया, राइट? इसको प्रैक्टिकली गेम में किया जा सकता है। जो बीच में आप पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर क्या है, 3-4 कलर के ऊपर और नीचे सेम कलर्स के सर्कल लगे हुए हैं।
ठीक है, पर अलग अलग जगह पे। टीचर ने येलो बॉल दिखाया तो बच्चे को दोनों हाथ दो येलो कलर पे रखना है। फिर टीचर रेड बॉल दिखाएंगे, देन ही विल सर्च कि दोनों हाथ रेड कहाँ है, दोनों रेड को पकड़ना है। ग्रीन दिखाया तो दोनों ग्रीन पे हाथ रखना है। सो ये मैच करना है। ठीक है, ये छोटे नर्सरी क्लास के लिए। बड़ा तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा, वो उसकी बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। वो फिजिकल भी है, वो मेंटल भी कर रहा है, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, उसका दिमाग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सब कुछ एक साथ चल रहा है। बहुत सारी चीजें एक में आ जाती है। वैसे जो सेकंड देख रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, एक बॉक्स का लीड है ऊपर का, उसके अंदर जो कलरफुल स्टिक्स होती है, पॉप्सिकल स्टिक आती है जो है ना, कुल्फी की डंडियां, कलरफुल, उसको कलर करके उसको दो साइड चिपका दिया है, अलग अलग कलर अलग अलग जगह पे। अभी वो रिंग्स है दो, उसके बीच में धागा लगा है। बच्चा एक इस तरफ ग्रीन में लगाएगा, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ ग्रीन में, इधर रेड में लगाया, दूसरा हिस्सा रेड में, जैसे हम पेपर के ऊपर करते हैं, ये प्रैक्टिकली बच्चा उसको करेगा। यहाँ पे हमने कलरफुल लगाई है, आप वहां पे आपके अल्फाबेट लगा दीजिए, आप क ख ग लगा दीजिए, या आप वॉट एवर यू आर टीचिंग, आप जो भी सिखा रहे हैं, मैथ सिखा रहे हैं तो यहाँ पे 2+2, वहां पे 4 लिख दीजिए, आप उसके स्टिकर्स लगा दीजिए उसके ऊपर, वो बच्चा देखेगा 2+2 तो 4 कहाँ दिख रहा है, तो वो 4 के साथ एडजस्ट करेगा। इसको बहुत सारे तरीके से प्रैक्टिकली किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल फॉर यू? यस और यस नो? मैम। Yes, यस मैम। थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप लोगों को भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो रेडीमेड होते हैं बच्चे उससे रोज खेलते देख देख के पक जाते हैं, लेकिन उसको चेंज कैसे करना उसी चीज को, तो आप थोड़ा सा कुछ वेरिएशन ला सकते हैं। नीरज जी, इससे पहले वाली स्लाइड पे चलिए। देन है प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड करना मतलब, प्रिटेंड करना मतलब अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अपने आप को कुछ और समझना, जैसे बच्चे टीचर बन जाते हैं, ये बेसिक बच्चों की एबिलिटी है। कॉपी करना, प्रिटेंड करना, ये ऐसा है वो वैसा है ना। वो बच्चा एक टॉवेल पीछे से ऐसे बांध लेगा, मैं सुपरमैन हूँ, वो कूद जाते हैं सुपरमैन बन के। ये बच्चों के दिमाग में अभी जैसे हमने, वो अपने आप चलता है। तो ये चीज आप प्रैक्टिकली अपने क्लास में करवा सकते हैं, उनको प्रिटेंड करवा सकते हैं। चलो आप सब्जी वाले हो, आप कौन कौन सी सब्जी बेचोगे? वो बच्चा बहुत सारी सब्जियों के नाम, सिंपली आप उससे सब्जियों के नाम ही पूछ रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रिटेंड करवा रहे हैं कि वो सब्जी वाला है। आपने उसको ये नहीं बोला कि आपको सब्जी के नाम बोलने हैं। यू चेंज योर वे। आप अपनी एक्टिविटी का, बच्चे को नहीं पता समझ आएगा कि मैडम ने मुझसे सब्जियों के नाम पूछे, आप उसको प्रिटेंड करा रहे हो, वो तो नाटक कर रहा है, वो आपके साथ खेल रहा है। यू विल सी कि उसको कितना याद हुआ है। आप वॉट एवर यू आर टीचिंग, आप उसको उसके हिसाब से उसको चेंज कर दीजिए, उसको प्रिटेंड करवाइए, वो उस तरह से बिहेव करेगा। क्या क्या करवा सकते हैं आप? कोई कुछ बता सकता है मुझे? प्लीज कोई तो बोलिए। मैम बना सकते हैं। कौन बोल रहे हैं, पूजा जी या रजनी जी, कौन बोल रहे हैं? मानसी मैम। जी बोलिए। मैम उसको हम शॉपकीपर भी बना सकते हैं ना। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग, फिर से बोलिए। हम शॉपकीपर भी बना सकते हैं ना उसको। हाँ जी, बिल्कुल शॉपकीपर बना सकते हैं। उस शॉप के अंदर टीचर भी बहुत सारी बना चीजें सकते अलग अलग, क्या बेचना है वो आपको जो पूछना है उसके शॉप बन जाएगी। हैं। यस, यस मैम। वेरी गुड। टीचर भी बना सकते हैं। सॉरी। मैम उससे उसकी मम्मी की एक्टिंग भी करवा सकते हैं। एक्चुअली बच्चों की जो मेंटल कंडीशन है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपको, जी बलून सेलर, फ्रूट सेलर, वेरी नाइस, वेरी गुड। कुछ बच्चे होते हैं जिनके हम, मतलब हमको समझ नहीं आता है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। यदि उनकी प्रॉब्लम तक पहुंचना है, उनको समझना है, तो उनको प्रिटेंड करवाइए। वो प्रिटेंड के उसमें अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम आपको डिक्टेट कर देंगे। कुछ उनको खोद के कुछ अलग, कुछ ऐसा प्रिटेंड कर, वो उनके दिमाग में वही चलेगा जो है, क्योंकि उनका ब्रेन लिमिटेड है, वो उसी इमोशन के अंदर घूम रहे हैं। तो जैसे उनको मौका मिला वो सब बाहर आ जाएगा। हम उनको साइकोलॉजिकल जो हेल्प करना चाहते हैं ना, तो ये तरीका अच्छा हो सकता है, प्रिटेंड प्ले। द 3 वर्ड गेम, इस गेम में ऐसा होता है,
आप वॉट एवर इज योर सब्जेक्ट, आप उसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपको बोलना है बच्चे को, आपको 3 वर्ड बताते हैं, चलो 3 नाउन बताओ, 3 वेजिटेबल्स के नाम बताओ, 3 कलर के नाम बताओ, 3 टॉयज के नाम बताओ, येलो कलर की 3 चीजों के नाम बताओ, है ना, ए से शुरू होने वाले 3 स्पेलिंग बताओ। हर एक को मौका मिलेगा, पर हर बार क्वेश्चन बदल जाएगा। इससे तो एक तो कॉग्निटिव स्पीड बढ़ती है उनकी, कितना जल्दी सोचना और रिट्राइव करना, जो उनके दिमाग में है उसको तुरंत से बोलना, रिट्राइवल फास्ट हो जाता है इससे बच्चों का। तो 3 वर्ड गेम, आप किसी भी सब्जेक्ट में, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन ऐसे फॉर्म करने आने चाहिए कि बच्चे उसको तुरंत सोच के उसका जवाब दे। चलो 3 हेल्पर के नाम बताओ, कम्युनिटी हेल्पर्स कौन है, 3 फटाफट बोलो, बच्चा बोलेगा डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बहुत सारी चीजें फटाफट फटाफट आएगा। तो आपके टॉपिक के हिसाब से मेनी क्वेश्चंस कैन बी मेड। ठीक है, नाउ फाइंड फ्रॉम पेपर, इसमें भी आपके पास बहुत सारी संभावना है। घर से उनको बोलिए 1-2 दिन के न्यूज़पेपर लेके आना है। अभी आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से, चलो ये ढूंढो, यदि बच्चे छोटे हैं तो वो कट नहीं कर सकते तो आप उनको क्रेयॉन से सर्कल करने को बोलिए। और यदि आप फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, यदि पॉसिबल है, आप, हमारे यहाँ वैसे सीजर हम यूज नहीं करने देते, बट मेरे ड्राइंग टीचर हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाते हैं कि स्केल रख के पेपर को कैसे कट करना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में सब बच्चों को सिखा दिया जाता है बिना सीजर के पेपर कट करने के तरीके क्या है, तो उनको बताते हैं कि जहां पे करना है वहां पे स्केल रखो, उसको दबा के रखो और दूसरा सीधा खींच लो तो वो पेप कट हो जाएगा। तो डिफरेंट शेप कट करना, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए ए से शुरू होने वाली यदि कोई एक चीज आपके न्यूज़पेपर में उसका फोटो है या उससे शुरू होने वाला कोई स्पेलिंग है तो उसको सर्कल करो। अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बच्चा अपने आप ढूंढेगा कि ए से कहीं किसी का नाम लिखा है, कहीं कोई वर्ड लिखा है, कुछ लिखा है, तो बच्चा ए ढूंढ लेगा और वो क्या है वो उस पूरे को पढ़ने की कोशिश। तो हर बच्चा एक नया वर्ड, उनसे पूछो तो यदि 15 बच्चे हैं क्लास में तो 15 वर्ड आपको ए से मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बच्चे खुद करेंगे। ये तो वर्ड हुआ। आप जो चीज कर रहे हैं, जैसा लेवल है, जो चीज आप सिखा रहे हैं, है ना, आपने डबल एल वाले स्पेलिंग सिखाए, एक न्यूज़पेपर लिया, इसमें से डबल एल वाले कितने स्पेलिंग आपको मिल रहे हैं ढूंढिए। आप जनरल जो हमारे साइट वर्ड्स होते हैं वो पूछिए। साइट वर्ड्स मतलब, साइट वर्ड्स पता है ना सबको, साइट वर्ड्स क्या होते हैं पता है ना? यस यस मैम। और नो, एटलीस्ट हैव डेयर टू से नो। नहीं पता है तो बोलिए नो, कोई साइड बात नहीं। हेडिंग, साइड हेडिंग मैम। SIGHT, साइट वर्ड। यस मैम, जो जो शब्द बार बार आते हैं जैसे कि यस, वेरी गुड। जो शब्द बार बार आते हैं, अंग्रेजी के अंदर ऑलमोस्ट 100 से 150 शब्द ऐसे हैं जो साइट वर्ड्स हैं, जो कहीं पे भी आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी देखें, वहां बार बार आएंगे, है ना। जैसे ईज, वॉज, द, दीज, दैट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहते हैं, तो दीज आर कॉल्ड साइट वर्ड। तो साइट वर्ड बार बार, तो आप ऐसे कुछ साइट वर्ड्स ले लीजिए और किसी भी चीज पे यदि आप करें, मतलब ढूंढे किसी भी पेज में कहीं पे भी, तो बच्चे उसको ढूंढ के बता देंगे। तो आप इस तरह से बच्चों की रीडिंग एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी, फाइंडिंग एबिलिटी, मतलब उनके दिमाग में सारा रिट्राइवल, बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं है, आप पिक्चर्स ढूंढने को बोल सकते हैं। यदि कोई बड़ा क्लास है, थोड़ा बहुत आपने उसको कुछ सिखाया है, कुछ रिलेटेड उससे, मतलब कुछ पेपर में आया है, तो आप उसके हिसाब से ढूंढने को बोल सकते हैं। जैसे आपने स्पेलिंग सिखाए, नंबर सिखाए हैं, तो कितने नंबर कितनी बार रिपीट हुए, कहाँ पे आपको 99 कितनी बार दिख रहा है इस पेज में, किसके पास सबसे ज्यादा है, 42 किसके पास दिख रहा है, किसके पेज में दिखाई दे रहा है। तो आप जो पेपर लेके बैठे उसके अंदर क्या है, थोड़ा आप नजर मारिए तो आपको अपने आप अपने उसके हिसाब से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, उसमें बहुत सारी गुंजाइश होती है। मैं थोड़े से एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आई होप आप लोगों के पास दूसरी चीजें होंगी। यदि आपके पास कुछ दिमाग में भी आ रहा है तो उसको नोट डाउन करके रखिए ताकि हम उसको डिस्कस कर सके बाद में। देन स्टोरी मेकिंग। नीरज जी प्लीज इसके नेक्स्ट की नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए जी। ये 3 वर्ड गेम है, मैं आपसे PDF शेयर करूंगी, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको मिल जाएंगे। अब ये है स्टोरी। अभी यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, आप एक इस तरह से स्टोरी
बच्चों को दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, आई ओपन एंड आई रीड। एक मिनट में कोई एक ऐसी स्टोरी आप बच्चों को शुरू करके दे सकते हैं। लेट देम थिंक, लेट देम फिनिश। इससे क्या होगा, बच्चे जब उस स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं उस वक्त उसके साथ साथ बच्चे आप बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। इसमें लिखा है, आई ओपनड अप माई लॉकर and everything was gone. My books, my backpack, even my smelly, unwashed gym clothes. The only thing is there was a little note. It said, और उसके बाद खाली छोड़ा है, मतलब उस नोट में कुछ लिखा हुआ था। कोई मेरा सारा सामान ले गया और उसके बाद एक नोट था। यहाँ लेट देम थिंक कि कौन ले जा सकता है, क्या मेरे लिए मैसेज लिख के छोड़ा होगा। यहाँ आपको बच्चों की थिंकिंग पता चलेगी, बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे किस तरफ उनकी सोच है। बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे कोई भी आप चीज शुरू करके लेट इट ओपन। बच्चे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, क्या हो सकता है, उनका कॉग्निटिव लेवल कितना है, किस चीज किस हद तक बच्चों की सोच जाती है, आपको ये समझ में आएगा। सो मेनी थिंग्स कैन बी हियर, ये एक तरीका है। इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी अनफिनिश्ड चीजें आप दे सकते हैं। आप एक स्टोरी शुरू कर दीजिए, ठीक है, एक ऐसा था, ऐसा हुआ, फिर देन लेट देम फिनिश। कि एक लड़का था, वो घर से निकला, रास्ते में जा रहा था, उसने अचानक रास्ते में देखा, देन स्टॉप। अब उसने क्या देखा, लेट देम थिंक। बच्चे सोचेंगे कि उसने क्या देखा। बच्चों का जो भी प्री नॉलेज है कि क्या क्या चीजें हो सकती है रास्ते के ऊपर, वो सारी चीजें उनके दिमाग में आ जाएगी। उसमें से कोई एक चूज करके वो उसको आगे बढ़ाएंगे। लेट देम थिंक, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी इससे पता चलती है। इसको और एक चीज कर सकते हैं, यदि स्टोरी बच्चों से करना है, आप एक बाउल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखिए, है ना। एक शेर लिखा, एक हाथी लिखा, एक डॉक्टर लिखा, एक बूढ़ा लिखा, कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिख लीजिए। दूसरी जगह कुछ जगह डाली है ना, गार्डन डाला, पहाड़ डाला, एक सुनसान टापू डाला, एक भयानक जंगल डाला, ठीक है। थैंक यू मोरबी जी। बहुत सारी ऐसी चीजें। देन बच्चे को बोलिए इसमें से एक चीट उठाओ, एक चीट इसमें से उठाओ। इसने यहां से उठाई, यहां से निकला डॉक्टर, यहां से चीट उठाई, वहां से निकला सुनसान जंगल, भयावह जंगल। अब इन दोनों को मिला के एक स्टोरी बनाओ। वो डॉक्टर उस जंगल में कैसे पहुंचा, उसके साथ क्या हुआ, और वो डॉक्टर है तो क्या सोचेगा और क्या करेगा, है ना। बच्चा बहुत सारी चीजें उसके पीछे सोच सकता है, सीखता है। मतलब जो उनका प्री नॉलेज है और उनकी इमेजिनेशन एबिलिटी है, इन दोनों को मिक्स करना बच्चा यहाँ पे सीखेगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी संभावनाएं उसके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे उनका थिंकिंग पावर बढ़ाना, उनकी एबिलिटी को कैसे मापना, वो क्या सीख रहा है, आप उसकी एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। स्टोरी टाइम बहुत सारा हो सकता है। देन पजल, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। थैंक यू रूपाली जी। आपको लेफ्ट में एक पजल दिख रही है, कुछ नहीं किया है। जो अपने बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स होते हैं जो खाली खोखे होते हैं, है ना, जैसे वॉशिंग मशीन और फ्रीज और इसके, सिर्फ उनको स्टेपल करके जोड़ के पूरा एक जिक्सॉ पजल तैयार किया है। मतलब वो बच्चे के लिए पूरा भूल भुलैया तैयार किया है। स्कूल में हम ये एक्टिविटी बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है। कुछ ना मिले तो हम बेंचेस या कुर्सियां इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि वो भूल भुलैया बन जाए, है ना। कभी एक्टिविटी करना है तो इससे क्या होता है, बच्चे फिजिकल के साथ साथ मेंटल, कि मुझे यहाँ से घुसे वहां निकलना है तो कौन सा रास्ता मेरे लिए बेटर रहेगा, कैसे सही रास्ता ढूंढना, एक दूसरे की हेल्प करना, बहुत सारी चीजें इसमें आप उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। ये पजल्स के अंदर कुछ है। जो सेकंड वाला है, आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल चीज है। हम लोग बाजार से जब वो पैक्ड फूड लाते हैं तो उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट ढक्कन आता है, ट्रांसपेरेंट ढक्कन होता है ना, यूज एंड थ्रो जो होते हैं उसके ऊपर, ये वो ट्रांसपेरेंट ढक्कन है। उस सब पे अलग अलग शेप बनाए हुए हैं। अभी उसमें से 2 या 3 शेप मिला के कोई एक नया शेप बनाना, आपको शीट तैयार करनी पड़ेगी, है ना। जैसे इसके अंदर 3 शेप इकट्ठे किए हुए, एक सर्कल है, उसके अंदर 4 डॉट है और एक प्लस, जो मतलब सामने रखा है शीट, उसके ऊपर एक सर्कल है, उसके ऊपर एक स्क्वायर है, उसमें 4 डॉट है। लेकिन वो चीजें बच्चों को सामने दी है, उसमें सब में अलग अलग है। तो अभी बच्चे ने क्या किया, एक सर्कल रखा, उसके ऊपर 4 डॉट वाला ढक्कन रखा, उसके अब वो
प्लस वाला ढक्कन रखेगा तब वो चीज कंप्लीट होगी। तो यहाँ बच्चा कैसे एसोसिएट करना, कैसे मिलाना चीजों को, बेसिक शेप्स कौन सा कहाँ पे सेट होगा उसको सीखता है। आप इससे बहुत सारे डिफरेंट वो बना सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? यस मैम। यस मैम। हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। प्लास्टिक के ऐसे ढक्कन तो बहुत सारे यस घर में मैम, होते बहुत हैं, अच्छा। many are there। सिर्फ आपको परमानेंट मार्कर लेके उसके ऊपर ड्रॉ करना है। इसमें आप यदि कलर ऐड करना चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। जो 4 डॉट किए हैं वो एक में ग्रीन करिए, एक में रेड करिए, और आप जो शीट दे रहे हो उसमें कोई किसी में ग्रीन हो किसी में रेड हो, तो बच्चा वो कलर भी एसोसिएट करना सीख जाएगा। क्रिएटिविटी आप जितनी यूज करें इसमें हो सकती है। तो बहुत सिंपल, उसमें बहुत क्रिएटिव चीजें बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये शायद आप सबने देखा होगा, मैंने भी रील में देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। 1 से 12 तक के नंबर्स लिख के उनको सबको उल्टा रखा हुआ है। 2 बच्चे 3 बच्चे बैठ सकते हैं। एक ओपन किया, यदि वो 1 है तो ठीक है, फिर 2 को ओपन करना है। यदि 2 नहीं हुआ तो उसका चांस चला गया, देन दूसरे बच्चे का चांस आएगा। तो उसको पता है कि 1 कहाँ था, तो बच्चा 1 से 12 चीजें एक साथ याद रखेगा। मतलब वो 1 से 4 हो गया, फिर ये खुला 7, अरे नहीं, पर 1 2 3 4 उसको याद है 5 ढूंढना है, तो वो 5 को खोलेंगे। 5 जब मिल जाएगा उसके बाद बच्चे 6 को ढूंढेंगे। उस ढूंढने के चक्कर में बहुत सारे खुल के दिखते हैं, वापस उसको बंद कर देते हैं। पता है ना सबको ये गेम? यस मैम। यस मैम। मैम वो सेम सेम भी तो डिजिट रख सकते हैं ना, जैसे 1 को 2 बार रख सकते हैं, सेम सेम खुलेगा। हाँ, 2 सेम चीजें खोलना, कलर्स में भी कर सकते हैं आप, है ना। इसमें 2 कलर रख दीजिए, 2 येलो के डॉट हैं, 2 ग्रीन के डॉट हैं, 2 ब्लू के, दोनों यदि सेम खोले वो हट जाएगा, वो उसका हो जाएगा। देन बाकी में से ढूंढना, यस दैट कैन बी डन। बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। ये मेमोराइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। दिस ऑल आर द कॉग्निटिव थिंग्स। ठीक है, ये सारी कॉग्निटिव एक्टिविटी थी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग। यस मैम। थैंक यू। यस मैम। नाउ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल में Yes, हमने पढ़ा ma'am. ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, है ना। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनकी बॉडी साइज में चेंज आता है, बच्चे जैसे बढ़ते हैं उनके ब्रेन ब्रेन की साइज चेंज होती है, उनके सेंसेस चेंज होते हैं। मेरी स्पेलिंग शायद गलत है, सॉरी। मोटर स्किल उनकी बदलती है, उनकी हेल्थ में चेंजेस आता है, उनकी कोऑर्डिनेशन स्किल, है ना, किसी 2 चीजों को एक साथ करना। यहाँ देखा वो जंप करना, बच्चों के जो खेल होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं। हम लंगड़ी खेलते हैं तो बच्चे कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं कि मुझे अब 2 नंबर पे जाना है, यहाँ से पत्थर वहां तक 2 तक जाना चाहिए, अभी मुझे जंप करके वहां तक जाना है। तो ये सारे आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फिजिकली कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें। तो ये जैसे जैसे एज बढ़ेगी आप अपनी एक्टिविटी में उसका लेवल हाई कर सकते हैं, उसके चैलेंजेस हाई कर सकते हैं। आप यदि नर्सरी के साथ कर रहे हैं तो आप उसका लेवल उसके हिसाब से रखें। तो आपको भी अभी आपने पता है कि कौन सी एज में क्या करते हैं, तो आप उसके लेवल चेंज कर सकते हैं। अभी फिजिकल एक्टिविटी में होता है एनिमल वॉक। आपने कभी बच्चों से एनिमल वॉक करवाई है? डू यू Yes, डू? ma'am. कौन कौन से एनिमल वॉक करवाते हैं? Yes, ma'am. कौन मैडम से एनिमल? जंप Ma'am, के, that फ्रॉग जंप। फ्रॉग octopus. जंप? Frog jump. ऑक्टोपस कैसे पॉसिबल है? 4 पैर वाले, मतलब 3 बच्चे हो जाते हैं, एक एक पैर। फ्रॉग जंप। इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। डक वॉक करवा सकते हैं, फ्रॉग जंप करवा सकते हैं, मंकी की तरह, मैनी मैनी आर देयर, लायन की तरह। मतलब वो अपने फिजिकल पोस्चर चेंज करते हैं। आप जैसे योगा करवाते हैं ना, तो लायन एंड काउ करते हैं हम, है ना। तो वो बहुत सारे इस तरह से चेंज करवा सकते हैं। तो बहुत सारे एनिमल वॉक। बच्चा इससे क्या होता है कि हम जो नॉर्मली चलते हैं अपने हैंड्स और लेग्स की मतलब हमारी मसल्स की भी एक मेमोरी होती है। हम कुछ काम जो रोज करते हैं तो हम बिना देखे बिना सोचे भी वो काम कर लेते हैं। आप यदि साइकिल चलाना बच्चा एक बार सीख गया तो इधर उधर देख के भी बच्चा साइकिल चलाता है, उसका पैर कुछ चीज आई तो ब्रेक तुरंत हाथ से दब जाएगा, तो वो मसल मेमोरी। तो जनरली जो मसल मेमोरी एक लर्न हो जाती है वो आदत में आ जाता है। तो उसके बाद उसको चेंज करना पड़ता है कि वो आदत ना जाए, कोई नई चीज आए तो कैसे अपने आप को एक्टिवेट रखना। तो एनिमल वॉक उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है ना। आप बच्चों को कांगारू की तरह जंप करना सिखा सकते हैं कि 2 हाथ ऐसे रखने, 2 पैर को, दोनों पैर एक साथ जंप करके आपको आगे बढ़ना है।
हिरन की तरह जंप करना कि एक हाथ एक पैर पहले जाएगा फिर दूसरा, है ना, सबकी वॉक अलग अलग होती है, तो बच्चा उसको ऑब्जर्व करना भी सीखता है कैसे इसको, और उसके हिसाब से अपने ब्रेन से अपने बॉडी पार्ट को मैसेज भेजना। बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि ब्रेन और हैंड और लेग में कोऑर्डिनेशन बच्चा कितना संभाल पाता है। इससे क्या होता है, बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, अपने बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ता है ना। साइकिल चलाना कोई बच्चा 2 दिन में सीखता है, किसी को 8 दिन लग जाते हैं। उसको 8 दिन लगेंगे जिसने ये सारी चीजें पहले नहीं की है, क्योंकि उसको नहीं पता कि पैर कहाँ जाएगा, हाथ कहाँ जाएगा, उसका ब्रेन एक साथ उसको नहीं कर चलाता है। ठीक है। कीप बलून अप, इसमें एक बलून दिया जाता है, उस बच्चे को उस बलून को अप रखना है, नीचे नहीं गिरने देना है, उसके बीच में दूसरे ऑब्स्टेकल्स डालना है। हम उसके बीच में रिंग डाल सकते हैं, बीच में से कपड़ा निकाल सकते हैं, है ना, बेंचेस लगा सकते हैं, कुर्सियां रख सकते हैं, पर बच्चे को उन सबके पार निकल के उस बच्चे को किसी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है बलून को, पर नीचे नहीं गिरने देना है। लेट बलून अप, उसको सिर्फ टच करके ऊपर करना है, उसको पहुंचाना है। तो ये एक्टिविटी एक तो उसकी सॉफ्ट मतलब फाइन मोटर स्किल प्लस उसकी ग्रॉस मोटर स्किल, दोनों के एक साथ काम, प्लस आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंखें उसके ऊपर रहेगी, दिमाग वहीं की ये गिरना नहीं चाहिए, ये वहीं रहना चाहिए। ठीक है। देन हॉपस्कॉच, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हॉपस्कॉच तो सबको पता है, हम हमारे यहाँ हम उसको लंगड़ी वगैरह बोलते हैं, लेकिन उसके कुछ नए वेरिएशन आ गए। लेफ्ट साइड पिक्चर दिख रहा है वो आपको फ्रॉक जंप का है, राइट साइड जो पिक्चर दिख रहा है वो नई तरह का हॉपस्कॉच है। देखा है किसी ने ऐसा कुछ? यस और नो? यस, नो पल्लवी जी मैम। बता रही है। यस मैम। ओके, देखा है, अच्छी बात है। आप लोग इवन जमीन के इस पर जमीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बच्चे को जंप करना होता है ना। सपोज हम इसको राइट साइड में अप साइड है, वहां से बच्चा शुरू कर रहा है, तो वहां पे रेड डॉट आपको ऑल्टरनेट दिख रहे हैं, तो बच्चे को एक बार उधर पैर रख के, जहां सीधी लाइन है वहां पे उसको सीधा चलना है, फिर जहां येलो डॉट आ रहे हैं वहां पे एक पैर है तो एक पैर रखना है, 2 पैर है वहां पे 2 पैर रखना है, उससे आगे चलना है। फिर सीधी लाइन आई तो बच्चा सिर सीधा चलेगा, जब जिगजैग लाइन आई तो बच्चा जिगजैग चलेगा, है ना, इस तरह से। और यदि इधर उधर हो रहा है वो, तो बच्चे को फिर वही इस तरफ उस तरफ और अपने बॉडी को उसके साथ मूव करके। तो ये अलग अलग स्टेजेस जैसी डिजाइन है, बच्चे को फिजिकल अपना चलने का तरीका चेंज करना है, ये नए तरीके हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आप आपके पास जैसी जगह है जो है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आप बच्चे को हाथ पैर दोनों पे चलवा सकते हैं, आप बच्चे को उल्टा चलवा सकते हैं, साइड से चलवा सकते हैं, लेडर बना सकते हैं, सो मेनी थिंग्स कैन बी डन। तो दिस इज न्यू वे ऑफ हॉपस्कॉच। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना? यस मैम। थैंक यू। Yes, नीरज जी yes, वापस ma'am. इसके बाद है सेंसरी बीन्स। सेंसरी बीन्स के अंदर क्या होता है, बच्चे को बहुत सारी अलग अलग चीजें फील करने के लिए दी जाती है। सेंसरी बॉक्स, आपके किसी पास स्कूल में सेंसरी बॉक्स रेडीमेड है? यस और नो? नीरज जी इससे बैक और बैक जी। सेंसरी बीन्स मतलब जहां पे डिफरेंट तरह के टेक्सचर को बच्चे यूज करते हैं। जी तमन्ना जी बोल रहे हैं यस, मतलब आप उसको अपने आप भी बना सकते हैं, एक बॉक्स ले Yes, ma'am. ली, अलग अलग चीजें उसमें रुई रख ली, एक सॉफ्ट कपड़ा रख लिया, एक जींस जैसा हार्ड कपड़ा रख लिया, एक मतलब वो पत्थर जिसके ऊपर मतलब वो जो बहुत ऊपर से उसका टेक्सचर हार्श होता है वैसा एक पत्थर रख लिया। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें, एक सॉफ्ट बॉल रख लिया, है ना। तो आप बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजें रख के जिसको बच्चा, उसके बाद बच्चों को आंख में पट्टी बांध के देन यू टच इट, लेट देम फील। एक्चुअली क्या होता है, जब आंखें बंद होती है ना, एक सेंस बंद होता है तो दूसरा सेंस ज्यादा बेटर काम करता है ना। उस वक्त ब्रेन उसके ज्यादा उसकी तरफ ध्यान देता है, क्योंकि अब उसकी आंखें बंद हो गई तो वो उतना पोर्शन दिमाग का फ्री है, उसको काम नहीं है, तो अभी सारा ध्यान किधर जाएगा कि वो जो फील कर रहा है छू रहा है उसकी तरफ। तो ये बच्चों के साथ काम करते तो कभी ऐसे चेंज करा करिए। तो सेंसरी बीन्स आंखें बंद करके पहले उसको उन्होंने टच किया है, पहले सिखा दिया है, देन आंखें बंद करके अब टच करके बताना क्या है। सेम वैसे ही चीज आप साउंड के साथ कर सकते हैं। आप कुछ बॉटल, एक जैसी बॉटल्स ले लीजिए,
उसके अंदर कुछ चीजें भरिए, एक में काबुली चने भरे, एक में राई के दाने भरे, एक में चावल भरे। उसके ढक्कन बंद करिए और बच्चों के सामने दिखा के भरिए और उसके बाद उसको बजा के आवाज सुनाइए। ये आवाज चने की है, ये आवाज चावल की है, ये आवाज राई की है। बच्चे ने सामने देखा, सुन लिया। अभी दूसरे दिन आंखें बंद करिए, अब उठाइए और बजा के बताइए, अब बताओ ये कौन सी आवाज है। बच्चा मेमोराइजेशन सीखता है, वो सेंसेस यूज करना सीखता है, फिजिकल सारे सेंसेस उसके काम पे लगाता है। बहुत सारी चीजें आप ऐसा काफी सारे अलग चीजें अपने आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट बर्ड्स, उसको खट्टी चीज, मीठी चीज, गर्म है, ठंडा है, मेनी थिंग्स, बहुत सारे गेम्स इस तरह हो सकते हैं आपके सेंसरी बीन्स। ठीक है। साइलेंट डे, साइलेंट डे। नीरज जी नेक्स्ट टू नेक्स्ट पिक्चर पे चलिए, मैं थोड़ा आगे पीछे करवाऊंगी, पिक्चर आ गया इसलिए। नहीं नहीं, इससे पहले जी, ये जो लेफ्ट साइड पिक्चर है उसमें देख रहे हैं आप, एक वो बजाने वाला एक वो है जिसकी आवाज आती, खंजरी जिसको बोलते हैं, उसका छोटा वो है खंजरी। अभी इसमें करना क्या है बच्चे को, बच्चे सर्कल में बैठे हैं, उसने लगाया, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, इट इज साइलेंट डे। आवाज नहीं करना है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के दूसरे बच्चे को देना है और ये पूरा घूम के जिसके हाथ में आया और आवाज आ गई, बज गया, वो बच्चा आउट। इट इज साइलेंट डे, दे आर नॉट सपोज। इसमें क्या होता है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, उसकी आंखें बहुत तेज होती है, उसको पकड़ा और वो हिले ना इस तरह से, फिर उसको पूरा मूव करना है और अगले बच्चे को देना है। तो बहुत, जो नर्सरी के बच्चे हैं और जूनियर केजी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत कमजोर होता है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ना। इस तरह के गेम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो प्लीज प्ले दैट। जो दूसरा पिक्चर देख रहे हैं ये आज के दिन का मेरे स्कूल का है। आज फर्स्ट स्टैंडर्ड के साथ हम लोगों ने शेडो पेंटिंग किया। बच्चों ने खिलौने लाए थे, कल बच्चों को बताया था घर से अपने पास, आपके पास जो भी खिलौना है, शेर है, हाथी है, सब बच्चों के पास इस तरह के खिलौने होते हैं। तो उनसे एनिमल्स मंगवाए थे और वो एनिमल्स, सुबह सुबह आज मॉर्निंग स्कूल थी तो वहां पे बच्चों को बाहर ले जाके धूप में बिठाया, उनकी ड्राइंग बुक खुलवाई और उसके बाद उन्होंने वो एनिमल रखे और उसकी जहां शेडो आ रही थी उसको पूरा आउटलाइन किया और उसके बाद उसको हटा के उसको कलर और उसके आसपास बाहर उन्होंने अपने हिसाब से घास, पेड़ पौधे, ये सब बनाया। तो ये भी एक सेंसरी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, फिजिकल एक्टिविटी है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। और शेडो ड्राइंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बच्चों के बहुत सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं और शेडो ड्राइंग थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बच्चों को रिलैक्स करता है। जो बच्चे आपको लगता है ना कि थोड़े से हाइपर है और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, आप उनको इस एक्टिविटी में लगाइए, उनकी उत्तेजनाएं शांत होंगी, उनका हाइपर एक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाता है, कंट्रोल होता है। ठीक है। हाँ नीरज जी प्लीज वापस चलिए जहाँ पे हम थे, 2 स्लाइड पीछे जी। देन है फील द बकेट, बकेट भरना है उनको। आप इसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें ले सकते हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस पे बकेट रखिए, मतलब कोई भी बर्तन रखिए उसमें पानी रखिए। अभी आप वहां पे कुछ चीजें रखिए जिसके अंदर पानी आ सकता है। लेट चाइल्ड डिसाइड कि वो किससे पानी ट्रांसफर करेगा और जो सबसे पहले ज्यादा पानी भरेगा, हम 1 मिनट देते हैं, 1 मिनट में जिसका बर्तन जितना ज्यादा भरा वो विनर। वहां पे चीजें कैसी हो सकती है, चम्मच हो सकती है, ठीक है, स्पंज हो सकता है, कपड़ा हो सकता है। लेट देम थिंक कि कपड़ा एब्जॉर्ब करता है, स्पंज एब्जॉर्ब करता है, चम्मच में पानी ज्यादा आएगा, स्पंज में आएगा, उसको डिसाइड करने दीजिए, यू डोंट टेल। बच्चे देख के सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे। लेट देम डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है, उनको डिसीजन, इनमें से कोई भी एक चीज ले लो आपको जो लगता है उससे करो। एक बार जो ले लिया बाकी चीजें नहीं मिलेगी। नाउ यू हैव टू डू इट फास्ट। यदि बच्चे ने गलती से चम्मच ले ली, ले जाते हुए ढूल रहा है, तब उसको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने कहाँ गलती की, नेक्स्ट टाइम उसको याद रखेगा। ठीक है। आइस वाटर, ये गेम तो शायद आप लोग भी खेलते होंगे, यस खेले मैम, यस मैम, यस ये मैम। जी। यहाँ पे क्या होता है, वेरी गुड, सबको पता है। अभी इसका सिर्फ रीजन सुन लीजिए क्यों खेलना चाहिए। कब अपने बॉडी को कंट्रोल करना सीखता है बच्चा, हाउ टू कंट्रोल द बॉडी। उसको इच्छा भी है दौड़ने की, लेकिन किसी ने उसको यदि वाटर नहीं किया है, उसको अनफ्रीज नहीं किया है, तो उसको वहीं खड़े रहना है, वो हिल नहीं सकता है ना। और कब जैसे ही फ्रीज किया तुरंत दौड़ के जाना,
अपने बॉडी पे कैसे कंट्रोल करना, ये गेम सिखाता है। हमारे जो गेम्स है वो सारे हमारी एबिलिटीज को बढ़िया करने के लिए ही है। नेक्स्ट इज हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर गेम बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एज अ टीचर आप एक काम करिए, एक रस्सी लीजिए, उसके एक कॉर्नर पे मोटी सी गठान लगा दीजिए, उसको ऐसे घुमाइए। अभी बच्चों को ये करना है, बच्चे खड़े हैं आसपास, वो जो रस्सी आ रही है उससे बचना है, उनको नीचे बैठ जाना है, जब रस्सी आती है चली जाती है तो खड़े हो जाना है। हेलीकॉप्टर का पंखा चल रहा है, उनको उससे बचना है। आप घुमा रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ, उनको उससे बचना है, बैठना है। यहाँ फिजिकल एक्टिविटी सीखते हैं बच्चे, अपने आप को उससे सेव करना है, कब नीचे होना है, कब इससे क्या होता है, रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं। जैसे ही आया, आंखों ने देखा, दिमाग को दिया और बॉडी नीचे बैठा, है ना। ये प्रोसेस माइंड में बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन इसको कैसे इमीडिएट करना वो बच्चा खेल में सीखेगा। आप ऐसे बोलेंगे चलो जल्दी करो तो नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उसको गेम में खिलाएंगे तो वो जल्दी करना सीखेगा। ये बच्चों की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। देन बबल प्ले, कभी आप करते हैं बच्चों के साथ बबल बनाना? यस मैम। करना चाहिए। एक्चुअली जैसे ही वो बच्चे छूते हैं वो गिर जाता है, लेकिन उनको पकड़ना है, लेट देम कैच द बबल। लेकिन उनको पता है बबल को टच किया वैसे ही चला जाएगा, बट देन ऑल्सो दे विल ट्राई टू कैच। वो जो शाइनी होता है बहुत अट्रैक्ट करता है ना। उनके सेंसेस उसके साथ लगे होते हैं, सेंसेस काम करते हैं, फिजिकल और इमोशनल दोनों उससे अटैच होता है ना। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ ना हो तो वो अपनी यूपिन होती है ना, उसको गोल कर दीजिए एक तरफ से, उसका ये लंबा कर दीजिए, उसके पीछे एक कोई भी खाली पेन लगा दीजिए। बहुत सिंपल है। और एक किसी भी छोटे से ग्लास में या किसी बोतल में शैम्पू वाला पानी भर लीजिए, या आपका लिक्विड जो वॉशिंग पाउडर मतलब लिक्विड होता है, वो कपड़ों का लिक्विड डिटर्जेंट हो या बर्तन का लिक्विड पाउडर हो, कोई भी हो, वो सारे शैम्पू बेस्ड होते हैं, उन सब में इतने सारे बबल बनेंगे। कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, तो बहुत इजी है बनाना। ना भी अवेलेबल हो तो आप बना सकते हैं, बट कम से कम हफ्ते 15 दिन में एक बार बच्चों के साथ 10 मिनट के लिए जब आप बाहर खेलने ले जाए ये एक्टिविटी करिए, बच्चे बहुत फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मेरे लास्ट है सोशियो इमोशनल। बच्चे सोशल होना और अपने इमोशन को कंट्रोल करना, जो हमने बिहेवियरिज्म में पढ़ा, उसके लिए एक गेम है साइमन सेज। पता है सबको साइमन सेज? नो साइमन, मैम, नो मैम। ओके मोरवी जी आप बनाती है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, साइमन सेज में ऐसा होता है, एक बच्चा है वो साइमन है, साइमन जैसा बोलेगा वैसा सब लोग करेंगे। तो साइमन बोलेगा साइमन सेज स्टैंड अप, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। फिर वो बोलेगा सिट डाउन, तो कोई नहीं बैठेगा, जो बैठा वो आउट। क्यों? क्योंकि उसने साइमन सेज नहीं बोला है। जितना साइमन बोलता है उतना मानना है, तो जब वो आगे साइमन सेज बोलता है तभी उसको फॉलो करना है। यदि साइमन सेज नहीं बोला और बच्चों ने फॉलो कर लिया, वो आउट। यहाँ बच्चे सुनना और उसको प्रोसेस करना, दिमाग में कोई भी बात को सुन के प्रोसेस करना, इसको सीखते हैं कि कैसे उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। नीरज जी इसके पहले वाली स्लाइड पे रहिए। तो ये एक साइमन सेज एक गेम है। नेक्स्ट है बिग बडीज। बिग बडीज मतलब आपकी दो अलग अलग क्लासों के साथ, क्लासों को मिक्स करके आप खेल खेल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, एक जूनियर केजी का बच्चा है ना, उनका एक ग्रुप बना दिया और उनको एक टास्क दे दिया, कोई पजल दे दी, कोई गेम दे दी, कुछ भी करने के लिए दे दिया, उन दोनों को मिलके करना है। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, दो तीन चीजें हैं बच्चे सीखेंगे। एक तो जो बड़ा बच्चा है यदि वो होशियार है तो वो छोटे बच्चे को सिखा के उसको कॉन्फिडेंस आएगा, उसको मतलब अपने आप में खुशी महसूस होगी। यदि वो बच्चा कमजोर भी है तो वो जो छोटा बच्चा है वो उससे तो कम ही जानता है, उस छोटे बच्चे से तो, वो जूनियर केजी वाले से तो वो बेटर जानता है, फर्स्ट का वो सीनियर पास करके आ चुका है, भले वो बाकी अपनी क्लास के लेवल में नहीं है लेकिन उस बच्चे से बेटर है, तो वो उसको हेल्प कर सकता है सिखाने में, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ ठीक है तमन्ना जी, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो उसको ज्यादा अच्छे से कर सकता है, उसको करने के बाद खुशी मिलेगी, अपने आप को वर्थ समझेगा कि एटलीस्ट मैं ये तो कर सकता हूँ, मैं किसी से तो बेटर हूँ, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सामने जो छोटे बच्चे हैं उनको टीचर ना हो कि कोई और बच्चे के साथ काम करने को मिल रहा है, वो टीचर से जितना नहीं सीखते उससे ज्यादा उस बच्चे से सीखेंगे। तो कभी कभी आप
2-3 क्लासेस कंबाइन करके महीने में एक आध बार ऐसे बड़ी गेम, बिग बडीज कर सकते हैं, ताकि बच्चे आपस में एक दूसरे को मिलके सीख सकें। ठीक है। देन क्लास मीटिंग, जनरली हम लोग घरों में मतलब ये होता है ना कि एक टाइम होता है घर में सबके, कि सब लोग मिलके बैठते हैं और जो भी डिस्कशन होना है सब कुछ होता है, सबके घर में एक टाइम ऐसा होता है। हर रोज ना भी हो तो हफ्ते में तो कम से कम एक दिन ऐसा होता है कि जब सारे लोग मिलते हैं, कुछ भी डिस्कशन करना हो कि भाई हाँ ये शाम को मिलेंगे तब, या ऐसे मिलेंगे तब, या हम खाने पे मिलेंगे तब, होता है ना सबके घर में टाइम। यस और नो? सेम शुड बी Yes, देयर इन द क्लास। ma'am. Yes, यस, ma'am. थैंक यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम Yes, चीज ma'am. क्लास में होनी चाहिए। क्लास में यदि कोई बच्चों के आपस में इश्यू है, उनको कोई तकलीफ है या कोई चीज अच्छी लगती है, क्लास के अंदर 5 मिनट क्लास का टाइम निकालिए, 5-7 मिनट 10 मिनट निकाल सकते हैं। उस वक्त सबको छूट होनी चाहिए, जिसको जो फील होता है, अच्छा लगता है तो बताए, बुरा लगता है तो बताए, कोई सजेशन है तो बताए, हमको क्लास में ऐसा करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो क्लास का माहौल थोड़ा सा रिलैक्स होता है, आपको बच्चों की चीजें पता चलती है, उनके अंदर क्या चल रहा है वो पता चलता है, उनको आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज। और जो बच्चे खुल नहीं सकते हैं, बोल नहीं पाते, उनको भी मौका मिलता है, दूसरों को बोलते देखते हुए इनकरेज होते हैं। यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो सही है गलत है, वो बोलने के लिए भी नहीं नहीं ऐसा नहीं था, तो एवरीबडी विल ओपन अप इन सच गेम। तो ये क्लास का एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए बहुत अच्छा गेम है। कॉम्प्लीमेंट सर्कल, कॉम्प्लीमेंट सर्कल के अंदर ये होता है कि बच्चे सर्कल में बैठे हैं, उनके नेक्स्ट जो बच्चा बैठा है उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है, उसकी कोई एक अच्छी बात बतानी है। हर एक बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मेरे में ये अच्छाई है, वो कोई दूसरा पहचान रहा है। ठीक है। टाइम ऑलमोस्ट नजदीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, मेरे नेक्स्ट 2 खाली बाकी है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए, शोइंग मूवीज और शॉर्ट फिल्म। नेक्स्ट पे आपने देखा, नहीं इसके पहले फाइंडिंग निम्मो, इसके पहले वाली स्लाइड। फाइंडिंग निम्मो देखिए पिक्चर, यस और नो? No, ma'am. नो प्लीज नो देखिए। मैम। सबसे नो पहला काम आप लोग करिए, आप इसको देखिए और इसके बाद हो सके तो बच्चों को दिखाइए तकलीफें कैसे आती है, उसका सामना कैसे किया जाता है, और कोई भी कमजोर इंसान कैसे ताकतवर बन सकता है जब कमजोरी आती है तब। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये मूवी है। ये फाइंडिंग नीमो, ये जो ऑरेंज कलर की जो फिश है वो बेबी है, उस वो गुम हो जाता है, कहीं पे गलती से निकल जाता है, उसका फादर उसको बहुत प्रोटेक्ट करता है, वो निकल जाता है, उसका फादर जो डरपोक है वो सारी मुसीबतें पार करके अपने बच्चे को लेने के लिए समुंदर में पहुंचता है उसी जगह। तो वो सारी जर्नी इसमें बताइए, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप भी देखिए और बच्चों को भी दिखाइएगा। दूसरा है पाइपर, ये हार्डली 6 मिनट की शॉर्ट 3%. मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, एनिमेशन मूवी है। मैं इसके लिंक हो सके तो आपको शेयर करती हूँ अभी, प्लीज ऑब्जर्व करिए और बच्चे को सिखाइए हाउ टू बी स्ट्रांग। ये बच्चों को सिखाता है कि कैसे स्ट्रांग बनना। ठीक है। एंड लास्ट जो मेरा इसमें था, इट वाज एनवायरमेंटल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल डिटेक्टिव डे, पर्यावरण को ढूंढने का दिवस। आप इनमें ऐसे प्लान कर सकते हैं, कुंडी में थोड़े से प्लांट रख लीजिए, उस प्लांट के अंदर अलग अलग प्लांट रखिए, सब प्लांट की क्वालिटीज अलग अलग होती है। एक जगह पे एक टेबल पे जो प्लांट्स रखे हैं तो वहां पे ऑब्जर्व मी, तो बच्चों को देखना है, एक की पत्तियां लंबी है एक की छोटी है, उनके कलर डिफरेंसेस, उन चीजों को बच्चे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट जो है उसमें स्मेल मी, तो ऐसे पौधे जिसमें से स्मेल ज्यादा आती है, जिसके फूल हैं या जिसकी पत्तियां हैं, जैसे पुदीना हो गया, तुलसी हो गया, तो जिसकी स्मेल आती है तो लेट देम स्मेल, तो वो सारी क्वालिटीज सीखेंगे। देन टच मी, किसकी पत्तियां सॉफ्ट है, किसकी कुछ कांटे वाली, कुछ हार्ड है, कुछ, तो उनको टच करके पता चलेगा। तो कैसे पर्यावरण को पहचानना जानना, आप इस तरह से कुछ एक एक्टिविटी छोटे बच्चों के साथ, स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के लिए, उनके सेंस ऑर्गन उनके साथ काम करेंगे, उनको कैसे साथ में करना है ये काम करना, तो आप ये नेचुरल एक्टिविटी कुछ बच्चों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड विद दिस। नीरज जी शोइंग बंद कर दीजिए। कैसी लगी आपको एक्टिविटीज?
मैम बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छे लगा। बहुत ओके, थैंक यू नीरज जी, अप टू यू। बहुत ज्यादा अच्छी लगी। थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जी। मैम आपने टीचर से पूछा कैसी लगी एक्टिविटीज। हाँ, टीचर्स ने सभी ने कहा बहुत अच्छी लगी, जी लेकिन वास्तव में जब ये क्लास में होगी तो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। मैम मैं बोलूँ कुछ। जी जी बिल्कुल। मैम हमारे यहाँ एक हर दिन एक एक्टिविटी का पीरियड होता है, जी तो टीचर्स को सोचना पड़ता था कि कौन सी एक्टिविटी कराएं। ओके। अब मुझे अभी नहीं। लगता है कि अब उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कौन सी एक्टिविटी कराएं, उनके पास काफी सारा मैटर हो गया है। अब जी, हम और अब देखेंगे एक्टिविटी कि के साथ टीचर रीजन भी बता पाएंगी कि क्यों करवा जी रहे हैं। जी ओके। जी, अभिनंदन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली जो मतलब एक्चुअली कभी छोटे बच्चों से मेरा संपर्क थोड़ा सा कम रहा, लेकिन मुझे भी लगता है काश मैं भी छोटा होता और या छोटी क्लासेस में मैं ऐसे ही पढ़ाऊं तो फिर बहुत मजा आएगा। मतलब मुझे तो ये लगता है कई बार टीचर्स जो है कुछ ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं या बचते हैं कि मतलब, और मुझे तो ये लगता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने में जितना आनंद है वो शायद और कहीं है। मतलब बिल्कुल खेल सर। खेल में आप खुद भी खेलो, बच्चों को भी खिलाओ, सीखो सिखाओ, कितनी बढ़िया बात है। तो जी ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और निश्चित रूप से मेरे यहाँ के टीचर्स भी कराएंगे। मैं जी ये सोचता हूँ, मैं भी ध्यान रखूंगा। जी, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। जी सौरभ जी, थैंक यू। जी, हमारे बीच अगर कोई और स्कूल संचालक जी हैं और उनका कोई मैसेज शिक्षकों के लिए है तो वो जरूर से दें, या कोई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें कुछ पूछना है, वो अनम्यूट करके या हैंड अप करके पूछ सकते हैं। आपको तो नहीं चाहिए अभी बस। जी, रश्मि मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र। और हमारी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैम तो ये बात कहेंगे। और सबसे पहले ये टीचरों के लिए है कि टीचर जो मैम पढ़ा रही हैं उनके लिए बहुत अच्छे से अमल करें, उनको ध्यान से उनको सुने, क्योंकि मैम बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उनको हर चीज का सिखाती हैं। तो ये बस इतना है कि जैसे हम उसको देखते हैं कि कोई तो उसमें ग्रुप में मैसेज ही नहीं करता है, तो सबसे पहले ये है कि जो मैम आपको वर्क देती हैं तो वो वर्क आपको डेली करना है, मेन बात। अगर क्योंकि आपका वर्क नहीं होगा ना तो उसमें ये रहेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो बहुत अच्छा पढ़ाया मैम ने, बहुत अच्छे तरीके से। और हम तो मैम की कई बार भी सुनते रहते हैं, लेकिन सबसे मेन बात है हमारे नए टीचर जो जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि ये सारे टीचर सभी लोग अच्छे से मीटिंग लेंगे, और मीटिंग लेने के बाद जो भी वर्क दिया जाता है वो वर्क करें। और दूसरी बात ये है कि आप वीडियो ऑन नहीं करते हैं। वीडियो ऑन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका चेहरा नहीं देखे ना, अपन भी क्लास में जाते हैं तो चेहरा नहीं देखे बच्चों का तो पढ़ाने में मजा ही नहीं आता है। तो ऐसे ही सभी से कहना है कि अपना अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि अगर चेहरा नहीं दिखेगा तो यही नहीं पता पड़ेगा कौन टीचर रहा है। बाकी लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम के लिए, बहुत धन्यवाद। जी, और किसी को यदि कुछ बात रखनी हो तो रख सकते हैं, चाहे हमारी स्कूल संचालक जी हों या उनके प्रतिनिधि हों या हमारे शिक्षक हों। तो यदि कुछ बात हो या कोई जिज्ञासा हो
तो जरूर से पूछें, अन्यथा हम नीरज जी जी आपसे एक क्वेश्चन है। जी जी यदि किसी डिवाइस का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो कुछ टेक्निकल इशू क्या हो सकता है? या तो क्या होता है कि जो उनका जूम है उसको वो अपडेट कर लें, अच्छा अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक परमिशन मांगता है। जब जूम जहां से इंस्टॉल होता है वहां पे परमिशन रहती है, ठीक माइक ठीक ओके, ऑन रखने की, कैमरा ऑन रखने की। या अपडेट होगा शायद ना जी। ओके या ठीक, फिर अभी जो थैंक यू। मौजूदा जूम है उसको आप डिलीट कर दो, लेटेस्ट आप इंस्टॉल कर दो, आ जाएगा वो। थैंक यू। आज किसी टीचर का हो नहीं रहा था, इस वजह से देखा। ठीक। जी चलिए, बहुत बहुत नीरज जी, जी टीचर्स, मैंने अभी आपसे पूछा था, आपका 35-40 पेज तक सब लोग पहुंचे, ऑलमोस्ट 80 पेज है। मतलब अभी आपके पास और नेक्स्ट किताब खत्म करने के लिए नेक्स्ट काम है, एवरीडे आप कुछ कुछ पेज पढ़ के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बीच में मैं आपको ये दो जो मैंने आज बताया है, फाइंडिंग निमो, वो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की मूवी है, तो वो टाइम लगेगा आपको। और एक वो जो शॉर्ट मूवी है, मैं 2 लिंक भेजूंगी, तो आप वो बुक और वो मूवीज इतना कंप्लीट करिएगा रोज थोड़ा थोड़ा करके। मैम कुछ बच्चों यस को मैम। मूवी दिखाने के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। श्योर श्योर, आई डू। और शॉर्ट बिल्कुल वीडियो या मूवी वगैरह होगी तो जी, जी। बिल्कुल। ओके। धन्यवाद। जैन मैम, जी थैंक यू नीरज। मैम। थैंक यू मैम। ये थैंक अब यू मैम। कंप्लीट करना चाहिए। जय जी जय बहुत जैन मैम। और हमारे अभी जय जैन मैम। का क्योंकि समा हो चला है और हम विराम की ओर बढ़ते हैं। एक बात अंत में जरूर कहेंगे। मैं कुछ बोलना चाहती थी नीरज भैया। हाँ बोलिए बोलिए। जय जिनेन सभी को, जय जिनेन मैम। मैम सॉरी, आज मेरा कैमरा ऑफ था क्योंकि मेरी अभी सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर ने मतलब बैठने के लिए मना किया है, तो मैं इसलिए लेट कर आपकी वीडियोस पूरा देख रही थी, तो इसलिए मेरा कोई बात कैमरा ऑफ था आज। कोई बात नहीं। जी टेक मैम केयर। आप अपने जय जिनेन मैम। जी नीरज जी। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे क्लास टाइम में जब हम लोग पढ़ाते हैं कोई भी चीज एक्सप्लेन करते हैं, तो जो हमारी क्लास रहती है उसमें एक दो बच्चे ऐसे हैं जो मैम अपनी जगह से बार बार उठते हैं, ना वो बात सुनते हैं ना वो अपनी जगह पे बैठते हैं। तो कुछ अलग से आप तरीके बता दीजिए जिससे हम लोग कौन उन सी लोग को क्लास मतलब है? काम कर सके। कौन सी क्लास है वो? जी मैम। कौन सी क्लास के बच्चे सेकंड हैं? क्लास मैम। सेकंड सेकेंड क्लास के क्लास, मैम। तो ऑलमोस्ट यस 7 इयर्स है। तो वो बच्चे या जी। तो हाइपर होंगे, है ना, या तो आप है ना उनकी जगह ऐसे कर दीजिए कि वो बाहर निकल ना सके। सिटिंग अरेंजमेंट दीवार के पास, और उनके आगे दूसरा एक बच्चा, थोड़ा उनसे ज्यादा स्ट्रांग बच्चा बिठा दीजिए, उसको निकलने ना दे, है ना। तो एक वो सबसे जो उनको मूवमेंट की जो है पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। हद से ज्यादा वो अपनी जगह पे खड़ा होगा, बैठेगा, उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, है ना। एक तो जी। फिजिकली उसको कर दीजिए, प्लस जैसे मैंने बताया कि पनिशमेंट या उसको कोई कॉम्प्लीमेंट्री कुछ देना, कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा, या ये करोगे तो ऐसा। दोनों कोशिश अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें करके देखिए किससे मानता है ना। यदि मैम और इसके अलावा घर जा रहे चल जा। जी मैम जैसे हमने क्लास में अपने जब हमें मैम क्लास के अलावा लंच टाइम में भी जब हम लोग ने लंच करवाया, तो उनसे बोला कि अपनी जगह पे बैठ के करो, नहीं तो तू मतलब सेकंड क्लास की दो सेक्शन है मैम, दोनों भाई भाई पढ़ते एक सेक्शन, उनको अलग भी कर दिया डिवाइड। तो वो दोनों एक साथ ही आके लंच करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे किसी भी टीचर की। और दोनों जाके अपने मतलब सिर्फ पढ़ाई के टाइम में अलग बैठते हैं, बाकी वो साथ में ही हो जाते। कुछ भी करो, कोई एक्टिविटी करो, कुछ भी मैम बात ही नहीं सुन रहे। मुझे एक बात बताइए, उनके तो साथ बैठने से परेशानी है कोई? क्या इज मैम? इट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम? उनके साथ बैठने से कोई परेशानी होती है? मैम खुद हम करते हैं एक साथ, और फिर क्लास को भी डिस्टर्ब करते, ना सुनते हैं, बातों में लगे रहते हैं और सबको देखिए, डिस्टर्ब आप वो करते बुक पढ़ रहते रहे होंगे, थोड़ी सी चीजें तो मतलब ये समझने की ताकत तो उनके दिमाग में आया नहीं, उनके मन में आया वो करेंगे, दैट इज। उससे यदि कोई परेशानी हो रही है तो हम उनको रोक सकते हैं। आप उनके पेरेंट्स से बात करिए कि उनको घर से ये चीज समझा के भेजे,
यदि वो लोग अलग बैठते हैं तो आप उनको क्या उसके सामने सहूलियत देंगे, या क्या आप उनके लिए करेंगे? यदि वो अलग बैठे तो आप अपने पास कुछ तैयार करिए, उनको क्या पसंद है वो उनको लालच दीजिए और ट्राई करिए, है ना। यहाँ पे समझाने से या किसी लालच देने से काम होगा, डांटने से नहीं होगा, वो नहीं मानने वाले, तय है वो। ये दो ट्राई करके देखिए, फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है जी मैम। जी। और मैम मेरी डिवाइस खुशबू उपाध्याय के नाम से थी, जो आज मैम अभी रीनेम की है मैंने, जब से प्रशंसा जैन की से चल रही है। नीरज जी ध्यान रखिएगा। जी मैम, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी नर्सरी टू सेकंड ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा सेकंड प्रशिक्षण है, और इस पहले प्रशिक्षण की अपेक्षा इस प्रशिक्षण में आप लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया है, और निश्चित ही एक बदलाव वो आप महसूस कर रहे हैं। और जो आपका बॉडी मूवमेंट है, फेस इम्प्रेशन है, उस बात को प्रदर्शित करता है कि ये प्रशिक्षण एक चेंजिंग की तरफ जा रहा है। और आप नर्सरी टू सेकंड क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, तो निश्चित ही आज का जो सत्र रहा है शैक्षणिक मनोविज्ञान और बाल विकास, ये बहुत ही लाभकारी होगा आपके शैक्षणिक कार्य के दौरान, ऐसा हम मानते हैं। और एक आपको बात बताना चाहेंगे कि जो भी YouTube की लिंक होती है प्रशिक्षण के बाद आपके ग्रुप में डलती है, तो उससे YouTube की लिंक का आप अवलोकन जरूर करें, क्योंकि जब तक आप एक दो बार रिव्यू नहीं करेंगे तब तक वो प्रैक्टिकल वे में लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये हम भी समझते हैं। तो आप उसका रिव्यू करें और प्रैक्टिकल वे में जरूर लाएं, तभी उसकी सार्थकता होगी, और ऐसा हम मानते हैं। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो परंपरा है कि हम ईश्वर की वंदना करते हुए समापन की ओर चल बढ़ते हैं, तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदन को धारण करें। बोले पंच परमेश्वर भगवान की सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, पैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं पंक्तियों के वाचन के साथ एक बार पुनः आपके मंगल दिवस की कामना के साथ आपके लिए जय जिनेन्द्र, नमस्कार, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू सो मच।